बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से ही होंगे। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है ये उन तमाम मेरे बहन भाइयों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही कारआमद है, जो बिगनर हैं और जो है C++ को बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो बेसिक टॉपिक्स कवर करवाऊंगा C++ के, उनमें ये 14 टॉपिक्स हैं, जिनमें हेडर फाइल्स, लाइब्रेरी, मेन फंक्शन, आउटपुट, इनपुट, इफ एल्स, मल्टीपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, स्विच, लूप्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, अरे और स्ट्रक्चर। ठीक है। अब इससे पहले दोस्तों मैं आज से तकरीबन एक साल पहले अपनी एक प्लेलिस्ट जिसमें तकरीबन 100 मेरे लेक्चर्स हैं, C++ ट्यूटोरियल के नाम से उस प्लेलिस्ट है, जिसमें तकरीबन 100 लेक्चर हैं, और उन 100 लेक्चर को अपलोड करने के बावजूद आज मैं ये वीडियो अपलोड क्यों कर रहा हूँ। ठीक है। आप प्लीज़ इस वीडियो को सिर्फ जस्ट जो है 10 मिनट 5 मिनट अच्छे से देखें, उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको गारंटी देता हूँ आप इंशाल्लाह ज़रूर मेरी वीडियो आगे खुद ब खुद वॉच करेंगे। पहले आप सुकून से बस मेरी बात एक दफ़ा सुन लें। ठीक है। इस वीडियो को आप स्किप ना करना, बंद ना करना, पहले मेरी बात सुन लें मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है। इस वीडियो को भाई बनाने का मकसद ये है कि जो मेरी C++ ट्यूटोरियल के नाम से जो प्लेलिस्ट है, उसमें जो पहले 60 लेक्चर हैं, पहले जो 60 लेक्चर हैं, जिनमें ये जो 14 टॉपिक्स हैं ना, ये 14 जो टॉपिक्स हैं हेडर फाइल से लेकर स्ट्रक्चर तक, ये 14 टॉपिक उन 60 लेक्चर्स के अंदर कवर किए गए हैं। ठीक है। C++ की ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट के पहले जो 60 लेक्चर हैं, उनमें ये 14 टॉपिक कवर किए गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे ये है, वहाँ पे वॉइस प्रॉब्लम है। वहाँ पे मेरा माइक ठीक नहीं था, जिसकी वजह से वॉइस प्रॉब्लम थी, और मैंने ये इमेजिन किया कि आप लोगों को वॉइस प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे अच्छे से समझ नहीं आई होगी, और आपने कभी भी वो मेरी वीडियो वॉच नहीं की होगी, लाजमी आपने वहाँ पर स्किप करके कोई और चैनल पर मूव कर गए होंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं एक अच्छे तरीके से आपको समझा सकता हूँ, तो आप फिर क्यों किसी और चैनल पर जाके सीखें, आप अपने इसी चैनल से इंशाल्लाह सारी चीज़ें सीखें। ठीक है। देन दोस्तों जो एडवांस टॉपिक्स हैं, जिनमें फंक्शंस, स्ट्रिंग हैंडलिंग, पॉइंटर, क्लास, इनहेरिटेंस, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, टेम्पलेट्स और फाइल हैंडलिंग आ जाते हैं। ये तमाम के तमाम जो एडवांस टॉपिक्स हैं, ये मेरी इसी प्लेलिस्ट जिसका नाम है C++ ट्यूटोरियल, इसकी लेक्चर नंबर 61 से लेके लेक्चर नंबर 100 लेक्चर 61 से लेके 105 तक जो लेक्चर है ना मेरे इस प्लेलिस्ट के, जिनमें ये जो एडवांस टॉपिक्स हैं ये कवर किए गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें वॉइस प्रॉब्लम भी नहीं है, वॉइस बिल्कुल ठीक है। तो लिहाजा आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये वाले 14 टॉपिक जिनकी वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर करवा देता हूँ, ताकि आपकी वो जो वॉइस प्रॉब्लम वाली जो चीज़ है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन जो ये एडवांस जो टॉपिक्स हैं जितने भी, ये सारे आप मेरी इसी C++ ट्यूटोरियल नाम की जो प्लेलिस्ट है, इसके अंदर लेक्चर नंबर 61 से लेक्चर नंबर 105 तक देखेंगे, और अपने ये सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है। क्लियर हो गया। और इस प्लेलिस्ट C++ ट्यूटोरियल जो प्लेलिस्ट है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया गया। डन हो गया। उसके बाद दोस्तों ये पूरे का पूरा सिलेबस C++ कवर करने के बाद आप उसके बाद एडवांस जो C++ की प्रोजेक्ट्स हैं वो अगर सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरी प्लेलिस्ट है C++ एडवांस प्रोग्राम के नाम से। ठीक है। और C++ एडवांस प्रोग्राम जो प्लेलिस्ट है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दिया गया। आप प्लीज़ काइंडली उसे भी एक दफ़ा जाकर चेक कर लें, ताकि अगर आप एडवांस लेवल पे आपने C++ सीख ली हुई है, लेकिन आप एडवांस प्रोजेक्ट सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरी उस प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको समझ आई होगी कि वॉइस प्रॉब्लम की वजह से जो 14 लेक्चर्स हैं, ये मैं इंशाल्लाह ये जो 14 टॉपिक्स हैं, ये इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में कवर कर दूंगा। अब इन टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 सीखना। और मैं दोस्तों इन टॉपिक्स को सिखाने के लिए जो कोड एडिटर यूज़ करूँगा, जो कंपाइलर यूज़ करूँगा, वो है डेव C++। कौन सा है? डेव C++। तो इस डेव C++ को दोस्तों इस्तेमाल करना है, इसे कैसे डाउनलोड करना है, इसे कैसे इंस्टॉल करना है, इसे कैसे आपने इसकी सेटिंग करनी है, ये जो है प्रॉपर आप मेरी ये जो C++ की बेसिक ट्यूटोरियल नाम से जो प्लेलिस्ट है ना बेसिक, इसके अंदर जो लेक्चर नंबर 1 है ना, जो पहला ही लेक्चर है, उसके अंदर सिर्फ मैंने यही समझाया कैसे आप डेव C++ को डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इसे इंस्टॉल कर सकते हैं प्रॉपर, और कैसे प्रॉपर इसे इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ काइंडली वो मेरी वीडियो पहली देख लें,
उसके बाद फिर इंशाल्लाह वो देखने के बाद आप डेव C++ की सारी सेटिंग करने के बाद आप देन मेरी ये वाली वीडियो देखें, ये जो एक लेक्चर है इसमें ये सारे टॉपिक कवर करें। करने के बाद देन आप जो है लेक्चर नंबर 61 से लेक्चर नंबर 105 तक देख के आप ये वाले सारे टॉपिक कवर करेंगे। देन उसके बाद आप फिर मेरी एडवांस प्लेलिस्ट पे जाके सारे एडवांस टॉपिक कवर करेंगे। तो होपफुली आपको मेरी बात अच्छे से समझ आई होगी मैं क्या क्या चाहता हूँ और क्या नहीं, ठीक है। तो आज के जो वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है सिर्फ आप मेरी एक टॉपिक अच्छे से मेरे कहने पर देख लें, मेरे कहने पर, मेरी रिकमेंडेशन पर एक दफ़ा मेरी एक जो समझाने का मेथड है हेडर फाइल्स ये देख लें। देन उसके बाद फिर आपकी मर्ज़ी, आपको अगर समझ आती है तो आप ज़रूर मेरी वीडियो पूरी वॉच करें। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप लीव करके जा सकते हैं, मेरा चैनल छोड़ देना, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, अगर आप मुझे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उस मेरे फेसबुक जो अकाउंट है और जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दिया गया, आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो उस मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया गया, आप वहाँ से जाके मेरे व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 जो टॉपिक है वो है हेडर फाइल्स। अब हेडर फाइल्स क्या होती हैं दोस्तों? हेडर फाइल्स बेसिकली आपके पास बिल्ट इन फंक्शन है। अब हमें पता ये होना चाहिए कि बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं। दोस्तों किसी भी लैंग्वेज के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन, एक बिल्ट इन फंक्शन। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन दोस्तों वो होते हैं जिन फंक्शंस को हम खुद डिफाइन करते हैं, मीन जो यूज़र है, जो हम लोग हैं, ऐसा फंक्शन जिसको हम खुद डिफ़ाइन करते हैं, जिसमें हम खुद कोड लिखते हैं अपनी मर्ज़ी से, उस फंक्शन को दोस्तों हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। लेकिन ऐसा फंक्शन जिसका कोड हम खुद नहीं लिखते बल्कि ऑलरेडी किसी इंटरनेशनल प्रोग्रामर ने, किसी साइंटिस्ट ने उसे लिखा होता है ऑलरेडी, हम जस्ट उसका लिंक इस्तेमाल करते हैं एज ए हेडर फाइल के तौर पर और उसको यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। दोस्तों ऐसे फंक्शन को बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं, ओके, जो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक हो गया। तो उन बिल्ट इन फंक्शन को C++ के अंदर हम क्या कहते हैं? हेडर फाइल्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होता है आपको बात कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं? ठीक हो गया। अब हेडर फाइल्स को हम यूज़ क्यों करते हैं? अब नेक्स्ट टॉपिक ये आ जाता है कि हेडर फाइल्स को हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। दोस्तों हेडर फाइल्स को हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखें, फॉर एग्जांपल आपको मैं कहता हूँ जी, आपने ना यूज़र से इनपुट लेनी है और उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। यूज़र से क्या लेनी है? इनपुट लेनी है और उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। अब कंपाइलर को कौन बताएगा कि भाई ये जो मैं कोड लिख रहा हूँ ये इनपुट लेने वाला है और ये जो कोड मैं लिख रहा हूँ ये आउटपुट देने वाला है, मीन स्क्रीन पर वैल्यू डिस्प्ले करवाने वाला है। तो इसके लिए भी आपको एक अलग से कोड लिखना पड़ेगा जो मेरे कंपाइलर को ये बताएगा कि ये जो कोड है ये इनपुट लेने वाला है, ये जो कोड है ये आउटपुट फ्राहम करने वाला है, ओके। तो ये छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया, देखें। अब ये जो कोड है, ये जो मेरे कंपाइलर को समझा रहा है, इस कोड को मैं अगर करूँगा तो मुझे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। और अगर मैं उस पर इतना टाइम लगा दूंगा तो फिर ये जो मेरी बेसिक प्रोजेक्ट्स हैं ये मैं कैसे कवर करूँगा, ठीक है। तो ये बात आ जाती है। तो जब हम एक बेसिक चीज़ पर इतना टाइम लगा देंगे तो लिहाजा फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, हमारे इंटरनेशनल प्रोग्रामर ने क्या किया, उन्होंने कहा यार ऐसी चीज़ें जो कॉमनली पूरी दुनिया में यूज़ हो रही हैं उनको हम ऑलरेडी बना के रख देते हैं। देन जब भी कोई इंसान इनको यूज़ करने लगेगा हम उनको इसका लिंक दे देंगे, वो ईजिली उसे ताकि कोड ना करना पड़े, उसे कुछ ना करना पड़े, वो ईजिली इसका लिंक इस्तेमाल करे और यूज़ कर ले, ठीक है। तो ये हेडर फाइल का मकसद है। अब इसके एडवांटेजेस हमें बहुत ज़्यादा है कि हमें कोड नहीं लिखना पड़ता, लिहाजा हमारी टाइम सेविंग हो जाती है। नंबर 2, कोड जब हम खुद नहीं लिखेंगे, इंटरनेशनल प्रोग्रामर लिखेंगे तो कोड बहुत ही इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट होगा, मीन उसमें एरर के चांसेस बहुत ही कम होंगे। तो लिहाजा जब एरर के चांसेस बहुत ही कम होंगे तो लिहाजा हमारा टाइम बच जाएगा, हमें एरर फाइंड नहीं करना पड़ रहा, हमें बिल्ट इन ऑलरेडी बना हुआ कोड है, हमने सिंपल उसका लिंक इस्तेमाल कर दिया। देन नंबर 3 के ऊपर दोस्तों ये कि जो आपके पास हेडर फाइल्स होती हैं वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर उन्हें टेस्ट किया जा चुका है, तो लिहाजा एक वेरीफाइड चीज़ को इस्तेमाल करना और एक अनवेरीफाइड चीज़ को इस्तेमाल करने में बहुत फ़र्क है। तो लिहाजा ये जो बिल्ट इन फंक्शन है, ये जो हेडर फाइल्स हैं, ये ऑलरेडी टेस्ट हुई हैं मार्केट के अंदर। तो लिहाजा हमें जब एक चीज़ टेस्ट हुई मिल रही है तो हम क्यों फिर अपना खुद दोबारा कोड लिखें, ठीक है। तो यही वजह है कि हम फिर क्या करते हैं, हम हेडर फाइल्स की हेल्प से वो तमाम काम जो हम इजीली परफॉर्म नहीं कर सकते वो हम किसकी हेल्प से परफॉर्म करते हैं, विद द हेल्प ऑफ बिल्ट इन फंक्शन यानी हेडर फाइल्स,
ठीक है, कवर होता है। अब हेडर फाइल्स डिफरेंट तरह की आ जाती हैं। चलें हम स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी है। बेसिक हेडर फाइल्स है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं अपनी C++ लैंग्वेज के अंदर। तो आपने डेव C++ के ऊपर अपनी न्यू फाइल ओपन करने के लिए Ctrl+N शॉर्टकट की दबानी है, आपकी न्यू फाइल सोर्स फाइल जो है ओपन हो जाएगी। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे फाइल के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे न्यू पे जाएं और न्यू पे जाके सोर्स फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपकी फिर भी सोर्स फाइल ओपन हो जाएगी। देन अगर आपने अपनी ये सोर्स फाइल का फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना हो तो आप सिंपल ये देखें, यहाँ पे टूल्स की ऑप्शन है, इस टूल्स की ऑप्शन में जाएँ और यहाँ पे तीसरे नंबर पर ऑप्शन है एडिटर ऑप्शंस। यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे देखें डिफरेंट ऑप्शंस ऊपर आ रही हैं, जनरल, फ़ॉन्ट्स, कलर्स, स्नैप्स, कंपलेशंस, ऑटो सेव। ठीक है, यहाँ पे आप फ़ॉन्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे देखें साइज़ आ रहा है, आप यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ कर लें। तो मैं 25 पे लेके जाके इसे ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरा फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो गया। अब हेडर फाइल्स को हम देख लेते हैं, हम हेडर फाइल्स को लिखते कैसे हैं। दोस्तों C++ के अंदर हेडर फाइल्स को लिखने के लिए हम #include लिखते हैं, #include। ठीक है, ये जो कीवर्ड है ना #include, ये आपने हर हेडर फाइल्स के शुरू पे इंक्लूड करना होता है, ये लाजमी है, ये नेसेसरी है। ओके, उसके बाद #include के बाद आपने लेस देन और ग्रेटर देन का ऑपरेटर लगाना होता है, ये भी नेसेसरी है, ये भी लाजमी है। ठीक है, तो लिहाजा हेडर फाइल को, हर हेडर फाइल को लिखने के लिए जो नेसेसरी चीज़ है वो ये है कि #include ये आपने लिखना है और आगे लेस देन और ग्रेटर देन का ऑपरेटर लगाना है। ठीक है, अब इस लेस देन और ग्रेटर देन के ऑपरेटर के दरमियान मिड में आप अपनी हेडर फाइल का नाम बताओगे। तो फर्स्ट दोस्तों जो सबसे कॉमन हेडर फाइल है जो मोस्टली हर प्रोग्राम के अंदर यूज़ होती है, चाहे आपका वो हेलो वर्ल्ड का छोटे से छोटा प्रोग्राम ही क्यों ना हो, तो जो हेडर फाइल सब प्रोग्राम में कॉमनली यूज़ होती है उसका नाम है IO स्ट्रीम। अब हेडर फाइल के आगे .h आता है, लेकिन डेव C++ के अंदर कुछ हेडर फाइल्स ऐसी हैं जिनके आगे .h नहीं लगाते। ठीक है, जैसे IO स्ट्रीम के आगे आपने डेव C++ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप IO स्ट्रीम के आगे .h नहीं लगाएंगे। ठीक हो गया, ओके। अब IO स्ट्रीम स्टैंड फॉर, दोस्तों IO स्ट्रीम स्टैंड फॉर, I स्टैंड फॉर इनपुट, O स्टैंड फॉर आउटपुट और स्ट्रीम। ठीक है, यानी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ओके, IO स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। अब ये हेडर फाइल करती क्या है दोस्तों, इस हेडर फाइल के अंदर जितने भी हमारी इनपुट और आउटपुट के रिलेटेड जो चीज़ें हैं ये सारी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। मेन इनपुट जब हम यूज़र से लेते हैं और आउटपुट जो हम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाते हैं, ये सारी की सारी इसकी फंक्शनैलिटीज़ का कोड इस हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड किया गया है। ओके, IO स्ट्रीम के अंदर डन हो गया। देन नेक्स्ट चलते हैं। देन नेक्स्ट दोस्तों #include लेस देन ग्रेटर देन का ऑपरेटर, इसके दरमियान कोनियो .h। अब देखिए कोनियो के साथ .h आ रहा है, मैंने जैसे आपको पहले बताया था यहाँ पे डेव के अंदर कुछ के साथ .h आता है कुछ के साथ नहीं, तो कोनियो के साथ .h लगाना है आपने। ठीक है, अब कोनियो स्टैंड फॉर दोस्तों कंसोल इनपुट आउटपुट। कौन स्टैंड फॉर कंसोल, I स्टैंड फॉर इनपुट और O स्टैंड फॉर आउटपुट। कंसोल इनपुट आउटपुट ये हेडर फाइल की करती है दोस्तों। इस हेडर फाइल के अंदर जो आपकी कंसोल की जितनी भी चीज़ें हैं ना, कंसोल स्टैंड फॉर मीन जैसा कि गेट CH, रिटर्न 0, या आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आपको पता चलता रहेगा कि कंसोल कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं कंसोल के रिलेटेड, जो हमारी कंसोल विंडो होती है उसके रिलेटेड जितनी भी आपकी फंक्शनलिटीज़ हैं उनका जितना भी कोड है वो सारा कोनियो .h के अंदर पड़ा होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली दो हमारे पास सबसे बेसिक हेडर फाइल्स हैं जो हर प्रोग्राम के अंदर यूज़ होती हैं। ठीक है, ओके। देन और भी बहुत सी हैं जो इंशाल्लाह आप मेरी अगर एडवांस प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ेंगे ना तो मैं वहाँ पे भी आपको हेडर फाइल का लाजमी बताता हूँ कि कौन सी हेडर फाइल किस काम के लिए यूज़ हो रही है। इसके अलावा अगर आप मेरी C++ ट्यूटोरियल की जो प्लेलिस्ट है ना उसमें जो सेकंड लेक्चर है ना, मीन फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये बताया कैसे आप डेव C++ को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं और इसकी सेटिंग कर सकते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर मैंने ये बताया कि कौन कौन सी हमारे पास C++ के अंदर कॉमन हेडर फाइल्स होती हैं और उनकी कौन कौन सी फंक्शनलिटीज़ हैं। तो आप मेरी प्लीज़ काइंडली वो एक दफ़ा वीडियो देखें जिसमें अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी हेडर फाइल्स हैं, उनको क्या क्या फंक्शनलिटीज़ हैं। ठीक है, तो बेसिक मेरा मोटिव यहाँ पे ये था कि आपको ये समझाना कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं, कॉमनली हेडर फाइल्स कौन कौन सी हैं। और भी बहुत सी हेडर फाइल्स हैं जैसे F स्ट्रीम, जैसे string .h, जैसे math .h, जैसे IO manip .h, जैसे studio .h, जैसे आपके पास CSTD.h। ठीक है, बहुत सी हेडर फाइल्स हैं।
ठीक है। तो उनको आप वक्त के साथ साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे विंडोज़ डॉट एच, ठीक है। तो ये बहुत सी हेडर फाइल्स हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारा मेन कंसर्न जो था ये था कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं, कॉमनली हेडर फाइल कौन कौन सी हैं। तो आप वक्त के साथ साथ सीख जाएंगे कि हेडर फाइल्स नेक्स्ट कौन कौन सी हैं, और वो मैंने आपको बता दिया कि आप मेरी C++ ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट के अंदर जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड लेक्चर है, उसके अंदर मैंने सिर्फ यही डिफाइन किया कि हेडर फाइल्स कौन कौन सी होती हैं और उनको हम किस फंक्शनलिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी क्या है दोस्तों? लाइब्रेरी बेसिकली ये है कि जहाँ पे आपका किसी लाइब्रेरी बेसिकली वो एरिया जहाँ पे आपको किसी चीज़ का कोड नहीं पड़ा होता, बल्कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डिफाइन किए जाते हैं। क्या डिफाइन किए जाते हैं? स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड क्या होते हैं? स्टैंडर्ड ये होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक कीवर्ड लिखा सी इन। अब सी इन क्या है? दुनिया को नहीं पता कि सी इन क्या है, लेकिन एक C++ जो डेवलपर है उसको पता कि सी इन क्या मतलब है। सी इन का मतलब ये है कंसोल इनपुट, कि यूज़र से जो है वो इनपुट फैच करो, ठीक है। तो पूरी दुनिया को पता है कि सी इन का मतलब यूज़र से वैल्यू लेना है, मीन्स यूज़र से इनपुट लेना है। लेकिन पूरी दुनिया को कैसे पता चला इसका? ठीक है, या मेरे कंपाइलर को कैसे पता चला कि ये सी इन का मतलब भी यूज़र से वैल्यू लेना है? ठीक है, हमें तो पता चल गया। तो बेसिकली दोस्तों ऐसी चीज़ जो पूरी दुनिया के अंदर कॉमन होती है, जिसका हर इंसान को, आप दुनिया किसी भी कोने पे चले जाएं, जिसका स्टैंडर्ड चेंज नहीं होता। अब चाहे आप पाकिस्तान में हो, आप इंडिया में हो, आप चाइना में हो, आप सऊदी अरेबिया में हो, दुबई में हो, फ्रांस में हो, इटली में हो, जर्मनी में हो, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, इंग्लैंड में हो, आप किसी भी दुनिया कंट्री में हो, तो सी इन का मतलब यही रहेगा कि यूज़र से वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसी चीज़ जिसका मीनिंग दुनिया के किसी भी कंट्री के चेंज होने से तब्दील नहीं होता, ऐसी चीज़ को हम स्टैंडर्ड कहते हैं, ओके। और ये स्टैंडर्ड C++ के अंदर की कोडिंग के अंदर जिस जगह पे डिफाइन किए गए हैं कि कौन सा स्टैंडर्ड क्या काम करेगा, ये ऐसी जगह को हम लाइब्रेरी कहते हैं। इस लाइब्रेरी के अंदर जितने भी हमारे स्टैंडर्ड हैं, सी इन, सी आउट, इफ़, एल्स, स्विच, ये सारे के सारे कहाँ रखे गए हैं, इनको कहाँ पे डिफाइन किया गया है? हमारी लाइब्रेरी के अंदर। ठीक हो गया। तो आपको ये समझ लग गई होगी कि लाइब्रेरी क्या चीज़ है। लाइब्रेरी के अंदर हमारे सारे के सारे स्टैंडर्ड रखे गए हैं। अब लाइब्रेरी है कौन सी दोस्तों? C++ के अंदर लाइब्रेरी है यूजिंग नेम SPACE स्पेस STD स्टैंडर्ड, लास्ट में सेमी कॉलन, ठीक है। तो यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड दिस इज़ आर लाइब्रेरी, जिसमें हमारे जितने भी स्टैंडर्ड हैं वो सारे के सारे इसके अंदर रखे गए हैं, ओके। ठीक हो गया। देन नेक्स्ट, सॉरी, चलिए हम इसे सेव भी कर लेते हैं साथ ही। तो दोस्तों आप कंट्रोल सेव करने के लिए कंट्रोल S आप शॉर्टकट की दबाएंगे तो आपसे पूछेगा क्या सेव करना है आपने। तो यहाँ पे आप लिखें test.cpp, इसकी एक्सटेंशन है CPP C++, ओके। तो ये सेव कर दिया इसने आपकी फ़ाइल को, ओके। अब ये हो गई थी हेडर लाइब्रेरी। नेक्स्ट चीज़ क्या आ जाती है? मेन फंक्शन। तो चलिए मेन फंक्शन क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं मेन फंक्शन है क्या। दोस्तों मेन फंक्शन ये है कि C++ के अंदर आपका कंपाइलर जिस फंक्शन को रीड करता है उस फंक्शन को हम मेन का फंक्शन कहते हैं। और ये मेन का फंक्शन पूरी दुनिया के अंदर कॉमन है। अगर आप अपने C++ के अंदर 1000 फंक्शंस बनाते हैं, लेकिन अगर आप मेन का फंक्शन नहीं लिखते तो कंपाइलर आपके उन 1000 फंक्शन को नहीं रीड करेगा, ओके। कंपाइलर हमेशा C++ के अंदर सबसे पहले जिस फंक्शन को ढूंढ रहा होता है वो है हमारा मेन का फंक्शन। और मेन के फंक्शन को जब तक आप डिक्लेयर नहीं करते तब तक आपका कंपाइलर आपके किसी भी कोड को रीड नहीं करता। आप जितने भी मेन के अलावा जितने भी फंक्शन बनाते हैं उन तमाम फंक्शन को रीड करने के लिए हम उनका रेफरेंस मेन के फंक्शन के अंदर देते हैं, ठीक है। अब मेन के फंक्शन को डिक्लेयर कैसे किया जाता है? मेन के फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हम लिखते हैं मेन, ठीक है। और मेन के आगे हम फंक्शन का, आपको पता है फंक्शन के लिए तीन चीज़ें लाजमी होती हैं। एक फंक्शन का नाम, फंक्शन के आगे राउंड का लिब्रेसिस, मेन कुछ इस तरह से, और फंक्शन की बॉडी जिसको हम मिड कर लिब्रेसिस से शो डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गया फंक्शन का नाम, ये होगी उसकी मिड कर लिब्रेसिस जो कि फंक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये मेरे फंक्शन की होगी बॉडी जिसमें हम अपना लाइन ऑफ कोड लिखते हैं। ठीक हो गया, कवर हो गया यहाँ तक, ओके। तो ये था मेन फंक्शन जिसको हमारा कंपाइलर नेसेसरी है, जिसको हमारा कंपाइलर रीड करता है हर सूरत में, सबसे पहले ढूंढता मेन फंक्शन को है। ठीक हो गया, ओके।
और मेन फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारे पास आ जाता है आउटपुट और इनपुट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे, हालांकि होना तो ऐसे चाहिए कि इनपुट ओवर आउटपुट होता है, मैंने तो उल्ट लिखा है आउटपुट ओवर इनपुट। तो बेसिकली दोस्तों आप घबराए ना, मैंने ठीक लिखा है। ठीक इसलिए लिखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले मैं आपको आउटपुट समझाऊँ देन आपको इनपुट समझाऊँ, क्योंकि अगर आपको आउटपुट की समझ नहीं आएगी तो आप पहले आप इनपुट ले लेंगे और आपको आउटपुट ही नहीं आती है तो वो काम ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो दुनिया में सबसे छोटा प्रोग्राम बनाते हैं ना वो ये है हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड दिस इज़ द आउटपुट। तो लिहाजा इसी वजह से पहले मैं आपको आउटपुट समझाऊंगा देन मैं आपको इनपुट समझाऊंगा। तो आउटपुट क्या है? आउटपुट सबसे पहले तो जैसा कि आपको नाम से जाहिर हो रहा है कि आउटपुट ऐसी चीज़ जो हम अपनी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाते हैं अपने यूज़र्स को, अपने व्यूवर्स को, अपने विजिटर्स को। ओके, तो ऐसी चीज़ जो हम फाइनली आफ्टर प्रोसेसिंग स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाते हैं, ऐसी चीज़ को हम आउटपुट कहते हैं। C++ के अंदर आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए वो आउटपुट आपकी दो तरह की हो सकती है। या तो आपका मैसेज हो सकता है, मीन या तो आपका कोई मैसेज हो सकता है, या आपके किसी वेरिएबल की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों तरह की आउटपुट को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए C++ के अंदर हम सी आउट की कमांड यूज़ करते हैं, सी आउट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सी आउट स्टैंड फॉर कंट्रोल या करंट, कुछ लोगों के मुताबिक कंसोल है और कुछ लोगों के मुताबिक करंट है। तो आउट स्टैंड फॉर आउटपुट, करंट आउटपुट या कंसोल आउटपुट, ठीक है, जो भी है। ओके, तो सी आउट की जो 200 कीवर्ड है ये बेसिकली किस लिए यूज़ होता है? आपकी आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए, वो आउटपुट चाहे मैसेज हो या किसी वेरिएबल की वैल्यू हो। ओके, अब इस सी आउट के आगे हमने दो लेस देन के ऑपरेटर लगाने होते हैं। ये सी आउट का रूल है, जब तक आप लेस देन के ऑपरेटर नहीं लगाओगे तब तक ये सी आउट की जो स्टैंडर्ड है वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि सी आउट के स्टैंडर्ड के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि जैसे कोई इंसान सी आउट का कीवर्ड लिखेगा और आगे लेस देन के दो ऑपरेटर लगाएगा जो ये शो करेंगे दिस इज़ अ आउटपुट। ठीक है, आउटपुट स्टेटमेंट। ओके ओके, अब दोस्तों अगर तो आपका मैसेज है तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे, और अगर आपके वेरिएबल की वैल्यू है तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे? दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आपका जो आउटपुट है वो एक मैसेज है तो उसको आप डबल कोट्स के अंदर लिखते हो, मीन कुछ इस तरह से। ओके, और डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ आप लिखते हो वो एक मैसेज मानी जाती है, वो वेरिएबल की वैल्यू नहीं मानी जाती। लेकिन ऐसी चीज़ जिसको आप विदाउट कोट्स लिखते हो वो आपका वेरिएबल का नाम माना जाता है, और मेरा कंपाइलर जाके चेक करता है कि क्या ये जो चीज़ इसने लिखी है क्या ये किसी वेरिएबल का नाम है। तो वो जाके मेमोरी में चेक करता है क्या अगर इस नाम का कोई वेरिएबल तुम्हारे पास है, अगर तो है तो ले आओ मुझे इसकी वैल्यू दो, मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। लेकिन अगर उसको उस नाम का कोई भी वेरिएबल मेमोरी में ना मिले तो वो एरर जनरेट कर देता है। ठीक है, ओके, ठीक हो गया। अब चूंकि हमारे पास अभी कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो जब कोई वेरिएबल ही नहीं है तो हमने तो अभी मैसेज डिस्प्ले करवाना है, तो मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या लेते हैं? डबल कोट्स। तो डबल कोट्स लेने के बाद मैं यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवाऊंगा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये, जैसे दोस्तों आपकी एक लाइन ऑफ कोड कंप्लीट हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर तो लास्ट पे सेमी कॉलन लगाते हैं। सेमी कॉलन बेसिकली यहाँ पे लाइन टर्मिनेटर को शो करता है। लाइन टर्मिनेटर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे लाइन टर्मिनेट कर गई है, ख़त्म कर गई है। अब कंपाइलर को क्या, ये जो लाइन टर्मिनेटर है मीन सेमी कॉलन है, ये मेरे कंपाइलर को ये बताता है कि यहाँ पे मेरी एक लाइन कंप्लीट हो गई है, देन भाई अब आप नेक्स्ट लाइन पे जाओ और नेक्स्ट लाइन को जाके रीड करो। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? देन उसके बाद गेट सी एच। अब गेट सी एच क्या है दोस्तों? ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। गेट सी एच क्या है? एक बिल्ट इन फंक्शन है जो क्या करता है, जो हमारे कंपाइलर को C++ के अंदर स्टे करवाता है। प्रोग्रामिंग के अंदर दोस्तों कंपाइलर कभी भी स्टे नहीं करता, कंपाइलर कभी भी स्टे नहीं करता, रुकता नहीं है, वो वन बाय वन आपकी लाइन को रीड करता जाता। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि कंपाइलर जो है ये इस लाइन के ऊपर आके मेरी मर्जी स्टे करे, मीन रुक जाए, और जब तक मैं कोई की प्रेस ना करूं तब तक ये आगे मूव ना करे, तो दोस्तों C++ के अंदर ऐसी वैल्यू करने के लिए, मीन ऐसी चीज़ करने के लिए कि जहाँ पे आप कंपाइलर को किसी लाइन के ऊपर स्टे करवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जब तक मैं कोई की प्रेस ना करूँ तब तक ये आगे मूव ना करे, उस लाइन पे आप जा क्या लिख देते हो? गेट सी एच का फंक्शन लिख देते हो। तो गेट सी एच का मतलब बेसिकली ये है, गेट सी एच स्टैंड फॉर करैक्टर, कि कोई करैक्टर गेट करो यूज़र से देन आगे मूव करना। तो जब तक यूज़र करैक्टर नहीं देगा तब तक मेरा कंपाइलर आगे मूव नहीं करेगा। देन उसके बाद रिटर्न
रिटर्न ज़ीरो। अब दोस्तों रिटर्न ज़ीरो का मतलब क्या है दोस्तों? रिटर्न ज़ीरो बेसिकली एक ऐसी कमांड है जो क्या करती है, मेरे कंपाइलर को क्लोज करवा देती, मीन मेरे कंपाइलर की वर्किंग को स्टॉप करवा देती है, मीन मेरे सॉफ्टवेयर को क्लोज करवा देती है, मेरे प्रोग्राम को क्लोज करवा देती है। मीन जब आप चाहती हो ना कि आपका जो प्रोग्राम जो रन हो रहा है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद क्लोज हो जाए, ठीक है, तो तब आप कौन सी लाइन, कौन सा कीवर्ड लिखते हो? रिटर्न और आगे लिखते हो ज़ीरो, रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो का मतलब ये होता है कि मैंने कुछ भी, रिटर्न का मतलब जैसा कि आपको पता है वापस, वापसी, तो ज़ीरो का मतलब कुछ भी नहीं। तो जब कुछ भी नहीं वापस करना तो लिहाजा मेरा कंपाइलर समझ जाता है कि अगर इसने कुछ भी वापस नहीं करना तो ये चाह रहा है कि मेरे प्रोग्राम को या मेरे सॉफ्टवेयर को क्लोज कर दो, ठीक है, टर्मिनेट कर दो, बंद कर दो, ठीक है। तो आई होपफुली आपको इन 3 लाइंस ऑफ कोड की समझ आई होगी। अब मैं आपको इसको कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे तीसरे नंबर वाला जो बटन है इसके ऊपर लिखा हुआ है कंपाइल एंड रन। मैं इसको कंपाइल एंड रन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो दोस्तों आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करें ताकि आपको अच्छे से ईच एंड एवरीथिंग जो है समझ आ सके। तो ये देखो दोस्तों, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है हेलो वर्ल्ड, ओके, हेलो वर्ल्ड। मैं इसका थोड़ा साइज़ बढ़ा कर देता हूँ, उसके लिए मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और यहाँ पे देखिए मेरे पास 8 यहाँ पे है 10 × 18 ओके। तो ये देखिए अब आई होपफुली आपको बिल्कुल ये क्लियर अप हो रहा होगा, ठीक है। हेलो वर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, ओके, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ ये कि अगर आपने इसी तरह एक और मैसेज डिस्प्ले करवाना हो तो आप क्या करोगे, दोबारा से आपको पता है जैसे हमने एक आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए आप क्या लिखते हो, सी आउट, आगे 2 लेस देन के ऑपरेटर, और अगर आपका मैसेज है तो आप डबल कोट्स लोगे, और अगर आपका मैसेज नहीं है तो आप विदाउट कोट लिखोगे, मीन अगर आपके वेरिएबल की वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं फिर डिस्प्ले करवाता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, लास्ट पे सेमीकोलन। अब देखना जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ ज़रा आप गौर से सीखना, ठीक है। ये देखो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे देखें फर्स्ट लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड और आगे फिर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, मीन ये एक ही लाइन के अंदर दोनों मैसेज आ गए हैं। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जो फर्स्ट मैसेज है वो फर्स्ट लाइन में आए, जो सेकंड मैसेज है वो सेकंड लाइन में आए। तो इसको हम कैसे मैनेज करेंगे दोस्तों? इसको करने के लिए हमारे पास 2 वेज होते हैं, 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता ये है कि आप एंड लाइन का इस्तेमाल कर लें। अब एंड लाइन क्या है? एंड लाइन स्टैंड फॉर एंड लाइन, के लाइन का एंड कर दो और न्यू लाइन में चले जाओ, ठीक है। मीन जब आप चाहते हो कि यहाँ पे जो है ना मेरी एक लाइन कंप्लीट हो जाए, देन जो मेरा नेक्स्ट जो कोड है ना वो नेक्स्ट लाइन पे जाके प्रिंट हो, तो उसके लिए दोस्तों आप लिखते हो एंड लाइन, और एंड लाइन वहाँ पे लिखते हो जहाँ पे आपने न्यू लाइन में जाना हो। तो मैं कहाँ पे जाना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ ये जैसे ये फर्स्ट मेरा मैसेज प्रिंट हो, देन इसके प्रिंट होने के बाद पहले मेरा कंपाइलर न्यू लाइन में जाए, देन ये सेकंड मैसेज डिस्प्ले करवाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फर्स्ट सी आउट के मैसेज के बाद यहाँ पे इस जगह पे दोस्तों, और एंड लाइन लिखने के लिए आप सी आउट के अंदर ही एंड लाइन लिखते हो, ठीक है। लेकिन एंड लाइन के लिए दोबारा से आप लेस देन के ऑपरेटर लगाते हो, ठीक है। मीन सिंपली ये कि अगर आपने एक ही सी आउट के साथ मल्टीपल काम करवाने हो, मीन एक ही सी आउट की कमांड के साथ मल्टीपल चीज़ें डिस्प्ले करवानी हो स्क्रीन के ऊपर, तो दोस्तों आप ये वाले जो लेस देन के ऑपरेटर है ना ये अगेन यूज़ करते हो, अगेन यूज़ करते हो, ठीक है। तो यहाँ देखें मैंने इस मैसेज के बाद एक और फंक्शनैलिटी ऐड करनी है एंड लाइन की, जो क्या करेगी, मेरी लाइन को ब्रेक करके न्यू लाइन में चली जाएगी। तो वो एक अलग फंक्शनैलिटी है। तो एक ही सी आउट के साथ एक और फंक्शनैलिटी करने के लिए मुझे दोबारा से ये वाले लेस देन के ऑपरेटर लगाने पड़ेंगे। और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, एंड एल स्टैंड फॉर एंड लाइन। आप लाइन पुरानी लिखते सिंपल लिखते हो एंड एल स्टैंड फॉर लाइन, ठीक है। वो खुद ब खुद समझेगा कि एंड लाइन स्टैंड फॉर एंड एल स्टैंड फॉर एंड लाइन, के न्यू लाइन में चले जाओ, ठीक है। और एंड लाइन दोस्तों बेसिकली एक कीवर्ड है और इसको आप कोर्स के अंदर नहीं लिखोगे, विदाउट कोर्स लिखोगे, ठीक है। अब आप गौर करना। अब मैं दोबारा कंपाइल एंड रन करता हूँ और ये देखें दोस्तों, अब देखें ये फर्स्ट मैसेज फर्स्ट लाइन में डिस्प्ले हुआ है, सेकंड मैसेज सेकंड लाइन में डिस्प्ले हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों इसका एंड लाइन के अलावा एक और तरीका भी है, वो ये कि आप एस्केप सीक्वेंस भी यूज़ कर सकते हो। एस्केप सीक्वेंस बेसिकली ये होते हैं कि उसमें डिफरेंट आप स्टाइलिंग यूज़ करते हो, बैकस्लैश n बैकस्लैश a बैकस्लैश b बैकस्लैश अप टू सोन ओके बैकस्लैश t अप टू सोन। आपके पास बहुत से एस्केप सीक्वेंस होते हैं जिनमें एक एस्केप सीक्वेंस ये है बैकस्लैश n।
तो दोस्तों बैकस्लैश एन का मतलब ये होता है न्यू लाइन, एन स्टैंड फॉर न्यू लाइन, न्यू लाइन। अब दोस्तों बैकस्लैश एन एंड लाइन की तरह सी आउट के अंदर इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन इसके लिए अलग से लेस देन के ऑपरेटर नहीं लगाए जाते। और दूसरी चीज़ ये कि बैकस्लैश एन जितने भी आपके पास एस्केप सीक्वेंस है ना, इनको डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। जिस तरह मैसेज को डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं ना, इसी तरह एस्केप सीक्वेंस को भी डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। और बैकस्लैश एन को हम वहाँ पे लिखते हैं जहाँ पे हमें न्यू लाइन में जाना हो। तो मुझे कहाँ पे जाना है, तो मुझे एक तो मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये जैसे ही फर्स्ट ये जो मैसेज है ये जैसी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो, साथ ही बैकस्लैश एन के साथ वो न्यू लाइन में चला जाए। तो एक तो तरीकाकार ये है कि आप इस फर्स्ट मैसेज के बाद इस मैसेज के जैसे पूरा हो जहाँ यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर बैकस्लैश एन लगा दो, एक तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप ये जो नई सी आउट की लाइन है इसके अंदर यहाँ पे शुरू पे आके बैकस्लैश एन लगा दो। तो दोनों का मतलब एक ही है। देखो जब आप यहाँ पे एंड पे लगाओगे तो क्या होगा बोला, पहले मैसेज डिस्प्ले होगा, देन यहाँ पे बैकस्लैश एन लगने की वजह से वो न्यू लाइन में जाएगा और ये नया मैसेज डिस्प्ले करवाएगा। और अगर आप यहाँ पे फर्स्ट पे लगाते हो तो फिर क्या होगा बोला, पहले ये वाली लाइन चलेगी और हेलो वर्ड प्रिंट होगा, देन जैसे ही मेरा कंपाइलर इस नेक्स्ट लाइन को रीड करने के लिए नीचे आएगा तो सबसे पहले बैकस्लैश एन लगा हुआ है, बैकस्लैश एन की वजह से वो न्यू लाइन में आएगा और बाद में वो इस हेलो वर्ड को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही, चाहे आप यहाँ पे एंड पे लगा लो या यहाँ पे स्टार्ट पे लगा लो, लेकिन बैकस्लैश एन एक एस्केप सीक्वेंस है और इसको डबल कोट्स के अंदर ही लिखते हैं मैसेज के साथ। लेकिन ये बैकस्लैश जो है ये प्रॉपर एक मीनिंगफुल चीज़ है कंपाइलर के लिए। कंपाइलर जैसे ही आपकी डबल कोट्स के अंदर जैसे ही एक दफ़ा बैकस्लैश एन लगा होता है ना, तो कंपाइलर समझ जाता है दिस इज़ अ एस्केप सीक्वेंस, कि ये कोई सिंपल मैसेज नहीं है बल्कि ये एस्केप सीक्वेंस का पार्ट है। ठीक है, अब उस बैकस्लैश एन के आगे क्या लगा हुआ है उस वर्ड को देख के उस कैरेक्टर को देख के मेरा कंपाइलर ये डिसाइड करता है कि यहाँ पे क्या मुझे करना है। अगर एन लगा हुआ है तो वो न्यू लाइन में जाता है, अगर बी लगा हुआ है तो वो ब्रिज कर देता है, वो एक आपके कैरेक्टर को पीछे की तरफ ले जाता है। अगर टी लगा हुआ है तो वो 8 स्पेसेस दे के एक टैब की स्पेस छोड़ के आगे चला जाता है। तो ये बेसिकली डिफरेंट। अगर बैकस्लैश ए लगा हुआ है तो वो अलार्म बजाता है, एक घंटे बजाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट एस्केप सीक्वेंस है। अब देखना ज़रा, आप गौर करना, मैं इसे कंपाइलर रन करता हूँ, अभी भी ये न्यू लाइन में जाके न्यू मैसेज डिस्प्ले करवाएगा। ये देखें आपको नज़र आ रहा है, फर्स्ट मैसेज फर्स्ट लाइन में, सेकंड मैसेज सेकंड लाइन में। ओके, ठीक हो गया। तो यहाँ तक ये होपफुली आपको बिल्कुल क्लियर अप होगा। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है जी इनपुट। ठीक है, अब इनपुट दोस्तों जैसा कि नाम से जाहिर है कि यूज़र से जब हम कोई वैल्यू लेते हैं तो उससे हम इनपुट कहते हैं। ठीक है, लेकिन यूज़र से जो हम वैल्यू लेंगे उस वैल्यू को हमने कहाँ सेव करवाना है, कंप्यूटर में। कहाँ पे सेव करवाना है, कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में सेव करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई स्पेसिफिक एरिया अलॉट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं एक चीज़ देता हूँ, आपको कहता हूँ इसको यार अपने पास सेव कर दो। तो ज़ाहिर बात है उसको चीज़ को सेव करने के लिए आप कोई किसी चीज़ का बंदोबस्त करोगे। अगर वो कोई बहुत बड़ी चीज़ है, कोई गाड़ी है, तो आप उसके लिए किसी घर का बंदोबस्त करोगे। ठीक है, कि उस घर में ज़ाहिर बात है चीज़ गाड़ी खड़ी करनी है ना। और अगर आप छोटी चीज़ है तो आप अपने किसी बैग में, अपने किसी सेफ में, अपनी अलमारी में, इस तरह की चीज़ों में सेव करोगे। देखो आप मेरी उस चीज़ को सेव करने के लिए कोई ना कोई जगह तो डिसाइड कर रहे हो ना, कोई ना कोई जगह तो एलोकेट करवा रहे हो ना। इसी तरह दोस्तों जब हमने C++ के अंदर यूज़र से वैल्यू लेनी हो ना, तो उस वैल्यू को अपने कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में सेव करवाने के लिए हम कोई ना कोई एरिया एलोकेट करवाते हैं। और उस एरिया को एलोकेट करवाने के लिए उसका कोई ना कोई नाम होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, आपके घर का कोई ना कोई नाम होगा, आपकी सेव को जैसा कि आप सेव में रखते हो, सेव का नाम क्या, सेव। ठीक है, कोई ना कोई उस चीज़ का एरिया का नाम होता है भाई, विदाउट नाम कोई भी एरिया नहीं होता है। ठीक है, ओके। तो मेमोरी के अंदर दोस्तों वो एरिया जिसको हम अलॉट करवाते हैं अपनी यूज़र की मेमोरी, अपनी यूज़र की वैल्यू सेव करवाने के लिए, उस एरिया को हम वेरिएबल का नाम देते हैं। उस एरिया को हम एज अ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, कि हम कहते हैं ये हमारा वेरिएबल है और इसकी वैल्यू जाके मेमोरी में सेव करवा दो। ठीक है, और उस वेरिएबल का हम जो भी नाम रखते हैं वो नाम मेमोरी के अंदर वो जो हमने एरिया अलॉट करवाया होता है ना, एलोकेट करवाया होता है, उसका वही नाम जाके स्टैंप लग जाती है उसके ऊपर, उस एरिया के ऊपर उसी नाम की स्टैंप लग जाती है, जैसे कि हमने यहाँ पे वेरिएबल का नाम रखा हो। ठीक है, ओके। तो अब ये आपको ये समझ लग गई होगी कि यूज़र से वैल्यू लेने के लिए पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। अब दोस्तों वेरिएबल
कि C++ के अंदर टाइप्स होती है। मीन जैसा कि देखो आपने यूज़र से वैल्यू लेनी है, अब वो वैल्यू की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, जैसे वो वैल्यू इंटीजर हो सकती है, वो डेसिमल हो सकती है, वो कोई करैक्टर हो सकता है, वो कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है, या कोई वो बूलियन वैल्यू हो सकती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स हो सकती है ना। ओके, तो अब आपने यूज़र से किस तरह की वैल्यू लेनी है, तो उस तरह का आपको वेरिएबल भाई डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, ज़ाहिर बात है आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन अब उस वेरिएबल में आपने किस तरह की वैल्यू सेव करवानी है ये भी आपको साथ बताना पड़ता है C++ के अंदर। ठीक है, तो C++ के अंदर बेसिक हमारे पास 5, वैसे तो बहुत सी टाइप्स हैं हमारे पास, डबल होती है, लॉन्ग डबल होती है, बहुत सी टाइप्स होती हैं, लेकिन जो 5 मेन है ना उसमें कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं? इंट, फ्लॉट, FLOAT फ्लॉट, कैर, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और बूल, BLL बूल, जो कि बूलियन से निकला है। ओके, तो ये 5 मेन टाइप्स हैं हमारे पास। ठीक है, एक वाइड भी होती है। वाइड बेसिकली ये होती है कि वाइड नल कुछ भी, अगर आपने कुछ भी ना यूजर से लेना हो, मीन कुछ भी ना सेव करवाना हो, तो हम वाइड डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं। वाइड का मतलब होता है एम्प्टी डाटा टाइप। ठीक हो गया। अच्छा, तो हमारे पास बेसिकली ये 5 या 6 मेन टाइप्स हैं, डाटा टाइप्स हैं C++ के अंदर। ठीक है, अच्छा इंट दोस्तों, इंट हम तब डिक्लेयर करते हैं जब हमने इंटीजर वैल्यू लेनी हो, मीन होल नंबर लेने हो 1 2 3, मीन बगैर विदाउट पॉइंट के नंबर लेने हो। ठीक है, तब हम इंट डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं। जब हमने दोस्तों होल नंबर भी लेने हो और उसके साथ साथ पॉइंट वाले मीन डेसिमल वैल्यूज़ भी लेनी हो, तो हम फ्लॉटिंग डाटा टाइप यूज़ करते हैं, फ्लॉट। तो फ्लॉट के अंदर आप दोनों वैल्यू सेव करवा सकते हो, होल नंबर भी सेव करवा सकते हो और पॉइंट वाले नंबर भी सेव करवा सकते हो। देन कैर डाटा टाइप ऐसी डाटा टाइप है दोस्तों जिसमें हम कोई करैक्टर सेव करवाते हैं, जैसे A B C, सिंगल करैक्टर एट अ टाइम, सिंगल करैक्टर अगर आपने किसी वेरिएबल में सेव करवाना हो तो उसकी डाटा टाइप हम क्या सेट करते हैं? कैर। देन अगर दोस्तों आपने अपने वेरिएबल के अंदर मल्टीपल करैक्टर सेव करवाने हो, मीन जैसे किसी यूज़र का नाम, उसकी ID, उसकी एड्रेस, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ डिस्प्ले सेव करवानी हो, मीन मल्टीपल करैक्टर सेव करवाने हो, तो उसके लिए आप स्ट्रिंग वेरिएबल की डाटा कौन सी सेट करते हो? स्ट्रिंग। और अगर दोस्तों आपने वेरिएबल के अंदर दो तरह की वैल्यू सेव करवानी हो, मीन या तो ट्रू या फॉल्स, मीन या 1 या 0, मीन बूलियन डाटा टाइप सेव करवानी हो, बूलियन वैल्यू या 0, और बूलियन 2 ही तरह की वैल्यू होती है, या 1 या 0, ट्रू या फॉल्स, ऑन या ऑफ। ठीक है, तो तब हम कौन सी वेरिएबल की कौन सी डाटा टाइप सेट करते हैं? बूल। और ये बूल जो डाटा टाइप ये बेसिकली मोस्टली गेम्स के अंदर यूज़ की जाती है, मोस्टली गेम्स के अंदर, गेम जब हम डेवलप करते हैं ना वहाँ पे मोस्टली हम बूल डाटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली 5 टाइप्स की डाटा टाइप्स है हमारे पास, मेन टाइप्स की। ठीक है, अब वेरिएबल की बात करते हैं। अब वेरिएबल कोई वैल्यूज़ मेमोरी में कोई यूज़र की कोई वैल्यू सेव करवाने के लिए, या हमारी कोई वैल्यू मेमोरी में सेव करवाने के लिए हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तो वेरिएबल को दोस्तों डिक्लेयर करने का ये तरीकाकार C++ के अंदर ये है कि सबसे पहले आप वेरिएबल की डाटा टाइप बताते हो कि आपने इस वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू सेव करवानी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी इंट मीन इंटीजर, कि मैंने इस वेरिएबल के अंदर इंट डाटा टाइप सेव, इंट वैल्यू सेव करवानी है, इंटीजर वैल्यू, होल नंबर सेव करवाने हैं। देन दोस्तों डाटा टाइप के बाद आप अपने वेरिएबल का नाम बताते हो, जो भी आपने उसका नाम रखना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने वेरिएबल का नाम रख लिया A। ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, लेकिन वेरिएबल को का नाम रखने की कुछ 2-3 शराइत हैं। शराइत ये हैं कि आपका वेरिएबल का नाम दोस्तों न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं हो सकता। आप कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू से अपने वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते। एंड पे हाँ आप न्यूमेरिक वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आप न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लिख सकते। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि आपके वेरिएबल के नाम के अंदर स्पेस नहीं आती है, मीन आप ऐसा कोई नाम नहीं रखोगे जिसमें आप एक विद स्पेस इंक्लूड करवाओगे। विद आपके वेरिएबल का नाम विदाउट स्पेस होता है। ठीक है, विदाउट स्पेस होता है, और अगर आपने स्पेस रखनी ही है तो आप उसके लिए एंड का अंडरस्कोर का ऑपरेटर लगा लो। ठीक है, जो कि क्या करेगा, आपकी स्पेस को ख़त्म कर देगा। ठीक है, आप इस तरह से वेरिएबल के नाम से सेव करवा सकते हो। तो ये कुछ शराइत हैं जो आपको नेसेसरी याद रखनी पड़ती हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप अपने वेरिएबल के नाम से के शुरू पे कोई स्पेशल करैक्टर नहीं लगा सकते, मीन जैसे मॉडुलस का ऑपरेटर, एंड का साइन। ठीक है, ये भी एक चीज़ है, कंडीशन है कि आप अपने वेरिएबल के नाम से शुरू पे कोई भी स्पेशल करैक्टर नहीं ऐड कर सकते। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने वेरिएबल का नाम रख लिया A, अब सेमीकोलन, तो ये बेसिकली मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब दोस्तों मेमोरी के अंदर मेरा A नाम से जो है एक वेरिएबल बन चुका है। किस नाम से?
ए नाम से एक वेरिएबल बन चुका है मेमोरी में जिसकी डाटा क्या है इंट, मीन मैं इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ मीन होल नंबर सिर्फ सेव करवा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी इसमें मैंने कोई वैल्यू ना तो खुद सेव करवाई है और ना ही यूज़र से कोई वैल्यू ली है। लेकिन दोस्तों अगर आपने खुद इस वेरिएबल जिस वेरिएबल को आपने डिक्लेयर किया अगर इसमें खुद वैल्यू सेव करवानी है तो उसका तरीकाकार ये होता है कि वेरिएबल के नाम के बाद हम सिंगल इक्वल का साइन लगाते हैं, मीन इक्वल का साइन लगाते हैं और आगे अपनी जो भी वैल्यू हमने इस वेरिएबल में सेव करवानी हो वो वैल्यू लिखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 सेव करवाना तो मैंने 10 सेव करवा दिया, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये सिंगल इक्वालिटी का साइन क्या करता है, आपकी राइट साइड पे जो वैल्यू होती है उसको उठा के लेफ्ट तरफ जो भी वेरिएबल होता है उसमें जाके सेव करवा देता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी आप अपनी लेफ्ट और राइट साइड के मिड में सिंगल इक्वालिटी का साइन लगाते हो ना तो ये बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट की तरफ जो भी वैल्यू है इसको उठाओ और सॉरी राइट की तरफ जो भी वैल्यू है उसको उठाओ और लेफ्ट की तरफ जाके जो भी वेरिएबल है उसको असाइन कर दो, मीन उसको दे दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब मैंने एक वेरिएबल मेमोरी में डिक्लेयर किया जिसको मैंने क्या भिजवा दिया, 10 वैल्यू भिजवा दिया। अब अगर मैंने इस 10 वैल्यू को स्क्रीन मैं चाहता हूँ कि अब ये जो ए वेरिएबल में जो भी वैल्यू सेव हुई है मैं चाहता हूँ मैं इसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाऊँ, तो ये क्या होगी, मेरी एक वेरिएबल की आउटपुट होगी। तो आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए जैसे मैंने अब ये आपको बताया था कि आप सी आउट की कमांड यूज़ करते हो, सी आउट के आगे लेस देन के ऑपरेटर और आगे आप क्या लिखते हो, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका मैसेज या वेरिएबल की वैल्यू। तो मैंने क्या डिस्प्ले करवाना है, मैंने वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। तो लिहाजा वेरिएबल की जब वैल्यू हो तो उसको हम विदाउट कोट्स लिखते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये जो भी हमारे वेरिएबल का नाम हो हम वो नाम यहाँ पे लिख देते हैं। तो मेरे वेरिएबल का नाम क्या है ए, तो अब इसका मतलब लास्ट में सेमीकोलन। तो इसका मतलब क्या है, मैं बेसिकली कंपाइलर से ये कह रहा हूँ कि मुझे जो है जो ए वेरिएबल है मेरा मेमोरी के अंदर उसकी वैल्यू स्क्रीन पर ला के जो है डिस्प्ले करो, ठीक है। तो अब ज़रा आप गौर करना, मैं कंपाइलर रन करता हूँ ये देखें ये स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो गया, 10 डिस्प्ले हो गया, आपको नज़र आ रहा है 10 डिस्प्ले हो गया, ठीक है। ओके 10 डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर, क्यों, क्योंकि मैंने कहा कि मुझे 10 की वैल्यू डिस्प्ले ए वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। अब दोस्तों अगर आपको फॉर एग्जांपल स्क्रीन पे ये भी डिस्प्ले करवाना है कि ये किसकी वैल्यू है, ठीक है, मीन आप चाहते हो पहले एक मैसेज डिस्प्ले हो देन वेरिएबल ए की वैल्यू डिस्प्ले हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले डबल कोट्स लगाओगे, यहाँ पे लिखोगे जो भी आपका मैसेज आप चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप लिखो वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मैसेज। इस मैसेज के बाद आप चाहते हो वैल्यू डिस्प्ले हो इसी सी आउट के साथ। तो लिहाजा जैसे मैंने आपको पहले बताया था अगर आपने ए की सी आउट के साथ मल्टीपल फंक्शनलिटीज़ करनी हो तो आप दोबारा से ये लेस देन के ऑपरेटर लगाते हो। तो आपने लगाया दोबारा से लेस देन के ऑपरेटर और आगे आपने जो भी आप फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है वो आप बताओगे। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, ए वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, तो मैं अपने वेरिएबल का नाम बताऊँगा ए, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा वैल्यू ऑफ ए और आगे ए वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे कंपाइलर रन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए स्क्रीन के ऊपर क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ ए और आगे लिखा हुआ है ए वेरिएबल की वैल्यू 10, ठीक है। ओके अब ये था तरीका कि वेरिएबल में खुद वैल्यू रखना। अब यूज़र से हम कैसे वैल्यू ले सकते हैं, तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल एक डिक्लेयर कर पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है, उसकी डाटा टाइप और वेरिएबल का नाम। देन फिर हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल में यूज़र से वैल्यू लेते हैं। अब यूज़र से वैल्यू दोस्तों लेने के लिए हम सी इन का कीवर्ड यूज़ करते हैं। सी इन कंसोल इनपुट या करंट इनपुट, ठीक है, दोनों मीनिंग हो सकते हैं। ओके अब सी इन दोस्तों क्या करता है, यूज़र से वैल्यू लेता है, यूज़र से क्या करता है, वैल्यू लेता है, करंट इनपुट लेता है यूज़र से, ठीक है। अब जिस तरह दोस्तों सी आउट के आगे हम लेस देन के ऑपरेटर लगाते हैं ना दो, इस तरह सी इन के आगे हम दो ग्रेटर देन के ऑपरेटर लगाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो सी इन आगे ग्रेटर देन के ऑपरेटर और आगे आपने यूज़र से जो वैल्यू लेके जिस वेरिएबल में सेव करवानी है उस वेरिएबल का नाम, ठीक है, लास्ट पे सेमीकोलन। तो देखो आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो सी इन यूज़र से वैल्यू लो, वो जो भी वैल्यू देगा उसे कहाँ सेव करवाना है, ए वेरिएबल में, मीन आपने जिस वेरिएबल में यूज़र से वैल्यू लेके सेव करवानी हो ना, सी इन के आगे उस वेरिएबल का नाम बताते हैं, ठीक है। ओके तो अब क्या होगा, अब पहले ये वही लाइन ऑफ कोड चलेगी। तो इससे क्या होगा कि ए इंटीजर डाटा टाइप का एक ए नाम का वेरिएबल मेमोरी में डिक्लेयर होगा। देन जैसे ये सेकंड लाइन चलेगी तो क्या होगा, यूज़र से मैं एक वैल्यू लूँगा और उस वैल्यू को ए वेरिएबल में सेव करवा दूंगा। देन तीसरी लाइन चलने से क्या होगा,
स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा वैल्यू ऑफ ए, और आगे ए के अंदर यूज़र ने जो भी वैल्यू सेव करवाई होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। देन गेट सी एच क्या करेगा, मेरे कंपाइलर को स्टे करवाएगा। जब तक मैं कोई की प्रेस नहीं करूँगा तब तक आगे मूव नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूँगा तो मेरा कंपाइलर यहाँ पे रिटर्न 0 पे आ जाएगा, और रिटर्न 0 की वजह से मेरे इस प्रोग्राम को क्लोज़ करवा देगा। मैं कंपाइलर रन करता हूँ तो ये देखें, आप गौर कर रहे हो यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये देखें, ये मेरा कंपाइलर क्या कर रहा है, ये बेसिकली यूज़र की वैल्यू का इंतज़ार कर रहा है कि यूज़र को ये वैल्यू डिस्प्ले करे, मीन कोई वैल्यू एंटर करे। तो देखें मैंने यहाँ पे एंटर किया 20, तो अब यूज़र ने जो भी वैल्यू एंटर की है उसके बाद आपने एंटर हिट करना है। जैसे देखें, जैसे मैंने एंटर हिट किया यहाँ पे आ गया वैल्यू ऑफ ए 20, कि यूज़र ने क्या सेव करवाया 20। अब दोस्तों आप चाहते हो कि यूज़र से वैल्यू लेने से पहले मैं एक मैसेज डिस्प्ले कराऊँ स्क्रीन के ऊपर कि जो यूज़र को ये बताया कि प्लीज़ एंटर द वैल्यू, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखो यहाँ पे सबसे पहले पहली लाइन ऑफ कोड में क्या होगा, एक वेरिएबल इंट डाटा टाइप का डिक्लेयर होगा ए नाम से मेमोरी के अंदर। देन उसके बाद आप क्या चाहते हो कि आप यूज़र से डायरेक्ट वैल्यू नहीं लेना चाहते, बल्कि आप चाहते हो पहले एक मैसेज डिस्प्ले हो, देन उसके बाद उस मैसेज के बाद यूज़र जो है अपनी वैल्यू एंटर करे। तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, सी आउट, और आगे डबल कोट्स के अंदर अपना जो भी मैसेज है, फॉर एग्जाम्पल मेरा मैसेज है एंटर योर वैल्यू, एंटर योर वैल्यू। तो इससे क्या होगा, पहले ये वाली लाइन ऑफ कोड चलेगी और स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा एंटर योर वैल्यू, ठीक है, जिसको पढ़कर यूज़र को समझ आ जाएगी कि अच्छा मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर करनी है। तो जैसे ही मेरा कंपाइलर जैसे ही इस लाइन ऑफ कोड के बाद इस लाइन पे आएगा तो यूज़र जो भी वैल्यू देगा वो वैल्यू ए वेरिएबल में आके सेव हो जाएगी। देन उसके बाद ये वाली लाइन ऑफ कोड चलेगी तो क्या होगा, स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा वैल्यू ऑफ ए, और आगे ए की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो इसको थोड़ा एफिशिएंट बनाने के लिए अगर आपने इसको थोड़ा नीचे लेके आना, मीन कुछ लाइन छोड़ दी हैं ऊपर से, तो उसके लिए मैंने आपको जैसा कि अभी भी बताया था कि \n क्या करता है, एक लाइन छोड़ता है, और अगर आपने मल्टीपल लाइन छोड़नी हो तो आप मल्टीपल टाइम \n लगाते हो। देखो मैंने यहाँ पे एंटर योर वैल्यू से पहले \n लगा दिया। \n क्या करेगा, ये एक लाइन शुरू से टॉप से एक लाइन छोड़ देगा। अगर मैंने 2 दफ़ा लगाया तो ये 2 लाइन छोड़ेगा। अब मैंने 3 दफ़ा लगा दिया तो इसका मतलब है ये टॉप से 3 लाइन छोड़ देगा। ओके, और अगर आपने दोस्तों एक स्पेस देनी है तो आप सिंपली इस तरह एक स्पेस दे सकते हो, और अगर आपने मल्टीपल स्पेस देनी है तो आप एक तरीका ये है कि आप खुद मैनुअली इतनी ज़्यादा स्पेस दे दो, तो ऑटोमेटिक आपकी ये सारी की सारी स्पेस स्क्रीन के ऊपर ऐड हो जाएंगी। लेकिन क्या ये अच्छा तरीका नहीं, अच्छा तरीका नहीं है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक एस्केप सीक्वेंस है \t। ये \t क्या करता है दोस्तों, ये बेसिकली टैब को रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली एक टैब की स्पेस दे देता है। तो एक टैब के अंदर दोस्तों बेसिकली 8 स्पेसेस होती हैं, यानी एक एक दफ़ा जब आप \t लिखते हो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 8 स्पेसेस इंक्लूड हो जाती हैं। देन इस तरह मैं चाहता हूँ ये जो सेकंड मेरी सी की कमांड है इसके अंदर भी शुरू पे एक दफ़ा मीन न्यू लाइन में जाए और देन उसके बाद 8 स्पेस छोड़ दे, तो मैंने \t लगा दिया। अब ये ज़्यादा अट्रैक्टिव और आसम लगेगा। तो मैं कंपाइल रन करता हूँ और ये देखें दोस्तों आपको कितना प्यारा लग रहा है। देखें यहाँ से इसने फर्स्ट 2 लाइन छोड़ी, देन उसके बाद थर्ड लाइन में आगे इसने ये देखें 8 स्पेसेस छोड़ी और यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर योर वैल्यू। अब कितना आसम लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं वैल्यू देता हूँ 50, ठीक है। जैसे ही मैं एंटर हिट करता हूँ तो देखें नेक्स्ट मैसेज देखें उसने एक लाइन छोड़ी, देन उसके बाद 8 स्पेसेस छोड़ी और आगे लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ ए 50, ठीक है, जो भी वो यूज़र ने वैल्यू दी थी। तो ये तो दोस्तों यूज़र की हर तरह की आउटपुट डिस्प्ले करवाना और यूज़र से वैल्यू लेके उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना, और डाटा टाइप कौन कौन सी होती हैं उन्हें हम किस किस काम के लिए यूज़ करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ एल्स बेसिकली एक कंडीशन है, ठीक है। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ इफ़ एल्स क्या चीज़ है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ये लाइन ऑफ कोड रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इफ़ जैसा कि दोस्तों नाम से ज़ाहिर है इफ़ का मतलब होता है अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आप चाहते हो कि आपकी ना कुछ स्टेटमेंट ऐसी होती हैं जिनके सिर्फ 2 ही आंसर आ सकते हैं, या ट्रू या फॉल्स, यानी 1 या 0, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूँ तो आप मुझे बताना कि इसके आंसर क्या पॉसिबल 2 से ज़्यादा पॉसिबल हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखें क्या आज मैच खेला जाएगा, इसके कितने आंसर हो सकते हैं 2, यस या नो, कि हाँ भाई मैच खेला जाएगा यस,
और अगर नहीं खेला जाएगा तो नो। ठीक है, क्या आप लाहौर जाओगे? तो इसके कितने आंसर हो सकते हैं? दो, सिर्फ दो ही हो सकते हैं। अगर हो ज़्यादा हो सकते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मुझे तो लगता है दो ही हो सकते हैं। क्या आप लाहौर जाओगे? यस या नो, यहाँ तो वो लाहौर जाएगा या नहीं जाएगा। देन नेक्स्ट, क्या आप कल मुझे मिलोगे? तो इसके दो ही आंसर हो सकते हैं, यस या नो, कि हाँ मैं मिलूंगा या नहीं मिलूंगा। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली जब आपकी कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जिसमें आप कुछ लाइन ऑफ कोड को स्किप करना चाहते हो और कुछ लाइन ऑफ कोड को रीड करना चाहते हो, जैसा कि आपको पता है दोस्तों सी प्लस प्लस के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर जो हमारा कंपाइलर होता है ना, ये किसी भी लाइन ऑफ कोड को स्किप नहीं करता। वो फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करता है और एंड लाइन तक सारी की सारी लाइन ऑफ कोड को रीड कर देता है। ठीक है, लेकिन जब हमारी सिचुएशन कुछ इस तरह की हो कि अगर तो हमारी चीज़ ट्रू है तो फिर ये वाला लाइन ऑफ कोड चले, और अगर हमारी चीज़ फॉल्स है तो फिर ये वाला लाइन ऑफ कोड चले। मीन आप चाहते हो कोई स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड चले और कोई स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड ना चले। तो जब दोस्तों हमारी इस तरह की सिचुएशन होती है तब हम इफ़ कंडीशन लगाते हैं अपने इफ़ की। ठीक है, अब हम इसको छोटी सी एग्जांपल से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट डाटा टाइप के साथ। इंट, जैसा कि आपको पता है कि इंट डाटा टाइप क्या है, जिसमें इंटीजर वैल्यू सेव हो सकती है। देन मैं वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ मार्क्स। ठीक है, अब इस मार्क्स के अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ 50, लास्ट पे सेमी कॉलन। अब मैंने बेसिकली क्या किया, एक इंटीजर डाटा टाइप का मार्क्स नाम से एक मेमोरी में वेरिएबल बना लिया, जिसमें मैंने क्या सेव करवा दिया, खुद से 50 वैल्यू सेव करवा दिया। देन अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे मैं इफ़ के साथ, अब इफ़ कंडीशन लगाते कैसे हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लिखते हैं इफ़, और इफ़ के आगे हम अपनी कंडीशन बताते हैं कि हमारी कंडीशन क्या है। जैसे मेरी कंडीशन क्या थी, क्या हम कल मिलेंगे, दिस इज़ अ कंडीशन, ये मेरी कंडीशन थी। आगे इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा वो उसका आंसर है, मीन उस कंडीशन का रद्द अमल है। ठीक है, जैसे क्या आज मैच खेला जाएगा, ये मेरी कंडीशन थी। आगे इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, यस या नो, वो आगे उसका रद्द अमल है, वो उसका आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों इफ़ का कीवर्ड लिखने के बाद हम आगे अपनी कंडीशन बताते हैं, और कंडीशन बताने के लिए दोस्तों हम राउंड कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। ठीक है, तो ये होगी हमारी राउंड कर्ली ब्रेसेस। इन राउंड कर्ली ब्रेसेस में हम अपनी कंडीशन बताते हैं। ठीक है, अब ज़रा मेरी कंडीशन सुन लें। मेरी कंडीशन ये है कि जो मार्क्स वेरिएबल है इसको चेक करो कि क्या इसकी जो वैल्यू है क्या वो 50 से ज़्यादा है। लेकिन इसको करने से पहले आपको कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको ऐसे समझ नहीं लगेगी। चले मैं ऐसे करता हूँ, पहले इफ़ कंडीशन समझाने से पहले आपको कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवा के दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल पहले लेता हूँ ए नाम से, जिसमें मैं वैल्यू रख देता हूँ 5। देन एक और वेरिएबल लेता हूँ इंट बी नाम से, जिसमें मैं वैल्यू रख देता हूँ 10। ठीक है, यहाँ ए में हम रख लेते हैं 15 और बी में 10। ओके, अब देखें, आप ज़रा गौर करना, अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन दोस्तों होते हैं जैसा कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। ठीक है, दिस इज़ द अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, देखें। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कहा ए प्लस बी। आप मुझे इसका मतलब बता सकते हैं क्या इसका मतलब? इसका मतलब ये दोस्तों, ये प्लस का साइन क्या करता है आपको पता है, ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है जो क्या करता है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में प्लस करता है, एडअप, उनकी वैल्यूज़ को एडअप करता है। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों ए प्लस बी का मतलब यहाँ पे ये है कि ए और बी की वैल्यू को आपस में एडअप कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, अब क्या होगा, ए और बी की वैल्यू एडअप हो जाएगी, लेकिन ये एडअप होने के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा वो कहाँ पे जाएगा, तो उसको दोस्तों सेव करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे कहा ए इक्वल टू। अब इस लाइन ऑफ कोड के चलने से क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों कि जब आपकी किसी लाइन के अंदर, लाइन ऑफ कोड के अंदर दो वैल्यूज़ हों, मीन दो साइड्स हों, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, तो क्या होता भला, और दरमियान में अगर सिंगल इक्वलिटी का साइन हो, दरमियान में क्या हो, सिंगल इक्वलिटी का साइन हो, तो क्या होता भला, पहले राइट की तरफ जो भी वैल्यू होती है वो उठ के कहाँ आ जाती है, लेफ़्ट की तरफ, और लेफ़्ट वेरिएबल में सेव हो जाती है। ओके, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है कि 15 कहाँ जाएगा, ए वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगा। अब लेकिन दोस्तों अगर राइट साइड पे आपकी कोई लॉजिक लगी हो, मीन डायरेक्ट वैल्यू, जैसे ये डायरेक्ट वैल्यू लगी हुई है 15, 10, इस तरह डायरेक्ट वैल्यू ना हो बल्कि कोई लॉजिक लगी हो, जैसे देखिए यहाँ पे लॉजिक लगी हुई है ए प्लस बी,
ठीक है। तो फिर क्या होता है, फिर दोस्तों कंपाइलर पहले राइट साइड पे जाता है, मीन इस राइट साइड की तरफ आएगा और पहले उस लॉजिक को सॉल्व करेगा। सॉल्व करने के बाद जो भी उसका फाइनल आंसर आएगा उसको उठा के कहाँ भिजवा देगा, लेफ्ट साइड की तरफ पास कर देगा। ठीक है, यही मतलब होता है सिंगल क्वेलिटी का, कि अगर राइट साइड पे कोई लॉजिक लगी हुई है पहले उसे सॉल्व करो, देन जो भी फाइनल आंसर आए उसे लेफ्ट की तरफ पास कर दो। तो अब क्या होगा, अब पहले दोस्तों ए और बी की वैल्यू एडअप होगी, एडअप होने के बाद जो भी आंसर आएगा वो लेफ्ट की तरफ पास हो जाएगा, और लेफ्ट की तरफ क्या है, ए, मीन ए के अंदर नई वैल्यू आके असाइन हो जाएगी, जो कि क्या होगी, ए और बी की एडिशन। अब ए के पास क्या है 15, बी के पास क्या 10, 15 + 10 = 25। अब ये जो 25 आंसर है, ये 25 किस में सेव हो जाएगा, जाके ए में। तो लिहाजा जब दोस्तों किसी वेरिएबल में नई वैल्यू आगे सेव हो जाती है तो प्रीवियस वैल्यू खत्म हो जाती है, प्रीवियस वैल्यू क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो अब ए में क्या सेव होगा, ए में आके 25 सेव हो जाएगा, और जो ऑलरेडी 15 सेव था वो खत्म हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा, वो डिलीट, मीन ऐसे समझ डिलीट हो जाएगा, वो अब आप दोबारा एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक हो गया, ओके। तो ए और बी की वैल्यू एडअप हुई और ए में सेव हो गई, यहाँ तक क्लियर। अब मैं अगर आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊं तो सी आउट के साथ मैं क्या करता हूँ, इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा 2 लाइन का ब्रेक करो, 8 स्पेसिस दो, a + b = ये मेरा एक मैसेज है, और देन a + b की जो भी वैल्यू है वो डिस्प्ले करवाओ। अब मैंने जैसे आपको बताया था a और b की वैल्यू प्लस करने के बाद किसके पास गई है, a वेरिएबल के पास। तो लिहाजा जिस वेरिएबल में वैल्यू गई होती है उसी वेरिएबल को उठा के हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाते हैं। तो a वेरिएबल में मैंने कहा जो भी वैल्यू सेव हुई है आके वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दो। अब मैं अगर आपको दिखाऊँ रिफ्रेश करके, सॉरी कंपाइल एंड रन करके, तो ये देखेंगे आपको a और b की वैल्यू देखें यहाँ पे नज़र आ रही है, ये देखें लिखा हुआ है a + b = 25। इसका मतलब है a में नई वैल्यू आ गई है 25। अगर इसके बाद मैंने इसको सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या करूँगा, सिंपली अब देखें यहाँ पे अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे सिंपली माइनस का साइन करना पड़ेगा। अब क्या होगा दोस्तों, अब a की वैल्यू में से b की वैल्यू माइनस होगी, जो भी आंसर आएगा वो a में जाके सेव हो जाएगा, देन उसे हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देंगे। और यहाँ पे लिख देते हैं a - b = तो a में क्या है 15, b में क्या है 10, क्योंकि ये कोड दोबारा चलेगा नए सिरे से। ठीक है, और दोबारा से नए सिरे से a में 15, b में 10, तो 15 - 10 = 5। तो 5 किस में सेव हो जाएगा, a में। तो लिहाजा a - b का जवाब आएगा 5। तो ये देखिए मैं यहाँ पे कंपाइल एंड रन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आंसर क्या आया है, a - b = 5। ठीक है, इस तरह दोस्तों अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो दरमियान में आप मल्टीप्लाई का ऑपरेटर लगा दो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी वैल्यू मल्टीप्लाई, ए और बी की वैल्यू पहले मल्टीप्लाई होगी, देन जो भी आंसर आएगा वो ए में सेव हो जाएगा। तो ए के पास क्या 15, बी के पास क्या 10, तो 15 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी वैल्यू है, हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और यहाँ पे भी 2 लिख देता हूँ। तो अब क्या होगा, 2 × 2 = 4। तो यहाँ पे a × b = क्या आएगा आंसर 4। ये मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ और ये देखें दोस्तों a × b = 4 आंसर आ गया। ठीक है, ओके। अब देन नेक्स्ट अगर आपने मॉडुलस करना हो तो आप फॉरवर्ड मॉडुलस के लिए हम सॉरी डिवाइड के लिए दोस्तों हम आपको पता है कंप्यूटर के अंदर ये फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं a/, सॉरी। तो बेसिकली मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो चलें कोई बात नहीं। तो बेसिकली दोस्तों आपको पता है 2/2 क्या आंसर आता है 1। तो ये 1 किस में सेव होगा, a में। तो a/b का आंसर क्या आएगा 1। तो मैं आपको कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आंसर आ रहा है a/b = 1। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आपने मॉडुलस करना हो तो दोस्तों मैथमेटिक्स के अंदर मॉडुलस लेने के लिए हम कंप्यूटर के अंदर ये वाला मॉडुलस का ऑपरेटर कहते हैं, जिसे हम परसेंटेज का साइन कहते हैं। ये परसेंटेज का साइन बेसिकली प्रोग्रामिंग के अंदर मॉडुलस लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो 2 का जब दोस्तों मॉडुलस 2 पे लेते हैं ना तो हमारे पास आंसर 0 आता है। ठीक है, तो मॉडुलस का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करो, फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू पे डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर बचता है ना इसका, मीन जो भी बाकी वैल्यू बचती है वो असल में हमारे पास मॉडुलस कहलाता है। ठीक है, तो मॉडुलस का आंसर आता है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 0। तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो इसको कंपाइल एंड रन किया और ये देखें दोस्तों आपके पास क्या आया, ये सॉरी यहाँ पे मैंने मॉडुलस का साइन लगाया a - b = 0। ठीक है, तो ये क्लियर। तो ये आपको हमारी अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है परफॉर्म करवा दी हैं।
अब कुछ हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, तो कंपैरिजन ऑपरेटर सॉल्व करेंगे देन, क्योंकि इफ़ एल्स की कंडीशन दोस्तों आपको कंडीशन तब समझ आएगी जब आपको कंपैरिजन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी आते हों, कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी आते हों। तो कंपैरिजन ऑपरेटर ये होते हैं दोस्तों जब हम किसी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं। ओके, मीन लेफ्ट साइड को राइट साइड के साथ कंपेयर करते हैं, ऐसे ऑपरेटर्स को हम कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में जो फर्स्ट ऑपरेटर आता है वो डबल इक्वल का साइन है, डबल इक्वल का साइन। अब डबल इक्वल का साइन दोस्तों क्या करता है, ये बेसिकली लेफ्ट और राइट की वैल्यू को आपस में कंपेयर करता है। देखें, जैसा कि देखें ए इक्वल टू बी समीकरण लास्ट पे। अब बेसिकली इसका मतलब ये है कि दरमियान में जब आपने लेफ़्ट और राइट की वैल्यू को आपस में इक्वल ये चेक करना हो ना, क्या लेफ़्ट की वैल्यू राइट की वैल्यू के इक्वल है, तब दोस्तों हम डबल इक्वलिटी का साइन लगाते हैं। ठीक है, जो ये चेक करता है क्या लेफ़्ट की वैल्यू राइट की वैल्यू के इक्वल है, अगर तो इक्वल है जवाब आता है ट्रू। और कंपैरिजन ऑपरेटर का दोस्तों हमेशा जवाब दो ही आते हैं, या ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो अब देखें ये चेक होगा क्या ए और बी की वैल्यू इक्वल है, अगर तो इक्वल होगी तो जवाब ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ठीक है, इस तरह सेकंड दोस्तों हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर आता है नॉट इक्वल टू का। नॉट इक्वल टू का मतलब ये होता है कि ये चेक करो कि क्या जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है क्या वो राइट के इक्वल नहीं है, अगर तो इक्वल नहीं है तो देन यहाँ पे आंसर ट्रू आएगा। जैसा कि यहाँ पे क्या लगा हुआ नॉट इक्वल टू, कि अगर इक्वल ना हो तो देन आंसर ट्रू आएगा, अगर इक्वल होगा तो देन आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, यही मतलब होता है नॉट इक्वल टू का। अब देन दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर आता है वो है ग्रेटर देन का। ठीक है, ये ग्रेटर देन का ऑपरेटर क्या करता है, ये चेक करता है कि क्या जो लेफ़्ट की वैल्यू है क्या वो राइट की वैल्यू से बड़ी है। ठीक है, अगर तो बड़ी है तो देन यहाँ पे आंसर ट्रू आएगा, अगर बड़ी नहीं है तो यहाँ पे आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो कंपैरिजन ऑपरेटर आता है वो है लेस देन का। ठीक है, ये लेस देन का मतलब ये होता है कि ये चेक करो कि क्या जो लेफ़्ट साइड पे वैल्यू है क्या वो राइट की वैल्यू से छोटी है, अगर तो छोटी है तो जवाब ट्रू आएगा, अगर बड़ी है तो जवाब फॉल्स आएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो कंपैरिजन ऑपरेटर आता है वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू, मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू का। ओके, इसका मतलब दोस्तों ये होता है यहाँ पे दो ऑपरेटर हैं एट अ टाइम। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों बेसिकली ये होता है कि दो चीज़ें चेक करो। फर्स्ट चीज़ ये चेक करो कि क्या जो लेफ़्ट साइड पे वैल्यू है क्या वो राइट की वैल्यू से बड़ी है, अगर तो बड़ी है देन आंसर ट्रू आएगा, अगर छोटी है तो आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों बड़ी नहीं है तो देन इसके साथ इक्वल टू का मतलब ये है कि एक और चीज़ भी चेक करो कि अगर लेफ़्ट की वैल्यू राइट की वैल्यू से बड़ी नहीं है तो फिर ये चेक करो कि क्या लेफ़्ट की वैल्यू राइट की वैल्यू के इक्वल है, अगर तो इक्वल है तो फिर भी आंसर ट्रू ही आएगा। मीन इन दोनों कंपैरिजन ऑपरेटर में से अगर कोई एक भी कंपैरिजन ऑपरेटर का आंसर ट्रू आ जाता है तो देन हमारा फाइनल आंसर ट्रू माना जाएगा। अदरवाइज अगर दोनों कंपैरिजन ऑपरेटर का आंसर फॉल्स आता है, मीन हमारी लेफ़्ट की जो वैल्यू है ना तो वो राइट की वैल्यू से बड़ी है और ना ही उसके इक्वल है, तो देन हमारा यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा वो फॉल्स आएगा। लेकिन अगर दोनों कंपैरिजन ऑपरेटर में से किसी एक कंपैरिजन ऑपरेटर का आंसर ट्रू आ जाता है तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो ट्रू ही आएगा। देन नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो कंपैरिजन ऑपरेटर आता है वो है लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब दोस्तों यही होता है कि यहाँ पे भी दो कंडीशन लगी हुई हैं। नंबर वन, ये चेक करो क्या जो लेफ़्ट की वैल्यू है क्या वो राइट की वैल्यू से छोटी है, अगर तो छोटी है तो आंसर आएगा ट्रू, अगर छोटी नहीं है तो देन एक और चीज़ चेक होगी, वो ये कि चेक करेगा क्या जो लेफ़्ट साइड पे वैल्यू है क्या वो राइट साइड की वैल्यू के इक्वल है, अगर तो इक्वल है तो ठीक है आंसर ट्रू आएगा। मीन बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक लेस देन एक इक्वल टू। अगर इन दोनों का आंसर फॉल्स आता है तो देन ही फाइनल आंसर फॉल्स आएगा। लेकिन अगर लेस देन और इक्वल टू दोनों में से किसी एक का आंसर ट्रू आ जाता है तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो ट्रू ही माना जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज़ अ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, अब हम इजीली इफ एल्स कंडीशन सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं दोबारा से यहाँ पे आता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया हुआ था मार्क्स नाम से, मार्क्स इक्वल टू 50। ओके, तो अब देखें मैं यहाँ पे कहूँगा इफ़, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंडीशन लगाने के लिए हम लिखते हैं इफ़ क्या कह रहा है उनका लिब्रेसिस, और देन अपनी कंडीशन बताते हैं जो भी हमारी कंडीशन है। अब मेरी कंडीशन ज़रा सुन लें। मेरी कंडीशन ये है कि जो हमारा मार्क्स वेरिएबल है अगर उसकी वैल्यू 50 के इक्वल मीन 50 के इक्वल या इससे ज़्यादा है
तो देन हमारा स्टूडेंट जो है वो पास है, देन हमारा स्टूडेंट क्या वो पास है। तो अब मेरी कंडीशन क्या है कि जहाँ मैं चेक करूँगा कि जो मेरा मार्क्स वेरिएबल है, अब जो दोस्तों जिस वेरिएबल की वैल्यू चेक करनी हो उसको लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, और जिसकी वैल्यू जिसके साथ चेक कंपेयर करनी हो उसको राइट साइड पे लिखते हैं, लेकिन दरमियान में हम वो वाला ऑपरेटर लगाते हैं जो हमारी लॉजिक हो। अब मेरी लॉजिक जैसा कि अब मैंने आपको बताया कि अगर मेरे मार्क्स की वैल्यू, इफ़ की कंडीशन ट्रू तब होनी चाहिए जब मेरे मार्क्स की वैल्यू अगर तो 50 से ज़्यादा है या उसके इक्वल है। मेन दोनों में से अगर कोई एक भी चीज़ ट्रू हो जाती है तो देन इफ़ की कंडीशन ट्रू कर जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, आगे अपनी वैल्यू जो अभी आपकी वैल्यू है 50। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या चेक होगा, ये चेक होगा क्या जो मार्क्स वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है क्या वो 50 राइट साइड पे जो वैल्यू है 50 क्या उससे बड़ी है। अगर तो बड़ी है तो देन ये इफ़ की कंडीशन के अंदर आएगा और कहेगा यू आर पास। लेकिन अगर वो बड़ी नहीं है तो फिर ये चेक करेगा क्या जो मार्क्स वेरिएबल में वैल्यू है क्या वो 50 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे दो ऑपरेटर लगे हुए हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो चेक करेगा क्या जो मार्क्स वेरिएबल में वैल्यू है क्या वो 50 के इक्वल है। अगर तो इक्वल है तो देन फिर भी ये कंडीशन ट्रू कर जाएगी और इफ़ में आगे कहेगा यू आर पास। अब दोस्तों वो जो कोड है, मीन इफ़ के नीचे जो कोड हम चलाना चाहते हैं, जैसे अगर ये कंडीशन ट्रू कर जाती है तो वो कोड जो हम स्क्रीन पे रन करना चाहते हैं दोस्तों उस कोड को हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। तो C++ के अंदर किसी भी फंक्शन की बॉडी के लिए दोस्तों हम ये वाले मिड कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब इस मिड कर्ली ब्रेसेस में आप अपना वो कोड लिखोगे जो आप रन करवाना चाहते हो इस इफ़ कंडीशन के ट्रू होने पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ मैसेज कि यू आर पास, तो उसके लिए मैं सी आउट लेस देन के ऑपरेटर आगे डबल कोट्स और इसमें लिखूंगा यू आर पास। लेकिन उसके लिए मैं 2 लाइन का ब्रेक किया, एक टैब दिया, देन लिखा यू आर पास कि तुम पास हो गए हो। ठीक है, ओके। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका आंसर क्या आएगा, तो ये देखें दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है यू आर पास। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखें मुझे ये बताएं 50 में क्या वैल्यू थी, 50 में सॉरी मार्क्स वेरिएबल में क्या वैल्यू थी 50। तो सबसे पहले यहाँ पे आके यहाँ पे 50 के अंदर मार्क्स के अंदर वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू थी वहाँ यहाँ पे आई और यहाँ पे आगे चेक हुई कि क्या जो 50 है वो क्या वो 50 से बड़ा होता है, नहीं, कंडीशन कर गई फॉल्स। लेकिन जैसी कंडीशन की फॉल्स तो यहाँ पे एक और कंपैरिजन ऑपरेटर लगा हुआ था, कौन सा, इक्वल टू का। फिर देन हमें नेक्स्ट कंडीशन चेक हुई कि क्या जो मार्क्स के अंदर वैल्यू है 50 क्या वो 50 के इक्वल होती है, यस इक्वल होती है। जैसे ही दूसरी कंडीशन ट्रू कर दी साथ ही मेरा कंपाइलर इफ कंडीशन के अंदर आ गया और आगे से ये COT कमांड के अंदर मैसेज डिस्प्ले करवाया यू आर पास। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे फॉर एग्जांपल मार्क्स के अंदर जो वैल्यू है वो 49 आई मीन 50 से लेस देन है, तो फिर क्या होगा, फिर ये कंडीशन फॉल्स कर जाएगी। क्यों, क्योंकि ना तो 49 50 से बड़ा होता है और ना ही इक्वल होता है। तो ये कंपाइलर एंड रन करता हूँ, सॉरी यहाँ पे बेसिकली हमारा ये कंपाइलर ऑलरेडी कंसोल विंडो चल रही है, दोबारा से कंपाइलर रन करता हूँ और ये देखें दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि बेसिकली ये इफ़ की कंडीशन जो है वो फॉल्स कर गई है, तो लिहाजा इसी वजह से इसने ये वाला लाइन ऑफ कोड नहीं रन किया। लेकिन ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको ये चाहिए था कि अगर स्टूडेंट पास नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ है, फिर हमें वो मैसेज डिस्प्ले करवाया कि क्या हुआ है। ओके, तो वो मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए दोस्तों हमारे पास एल्स स्टेटमेंट होती है। दोस्तों जब आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर इफ़ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो आप चाहते हो कि अगर इफ़ स्टेटमेंट नहीं चलती फॉल्स हो जाती है तो फिर देन कौन सा लाइन ऑफ कोड चले। तो उसके लिए दोस्तों हम लिखते हैं एल्स। एल्स बेसिकली दोस्तों एक ऐसा कीवर्ड है जो तब चलता है, इसकी बॉडी तब चलती है जब इफ़ जो है वो फॉल्स हो जाती है, जब इफ़ नहीं चलती देन एल्स चलती है। लेकिन अगर इफ़ चले तो दोस्तों एल्स नहीं चलता, एल्स का पार्ट सिर्फ तब ही चलता है जब इफ़ नहीं चलता। ठीक है, अब एल्स की भी दोस्तों अपनी बॉडी होती है जिसमें हम एक लाइन ऑफ कोड या मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखते हैं रन करवाने के लिए। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ सी आउट सॉरी यू आर फेल कि तुम फेल हो गए हो। ओके, अब देखना, अब जैसे ही ये इफ़ कंडीशन फॉल्स करेगी तो साथ ही एल्स चल जाएगा और लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पे यू आर फेल। तो ये देखिए मैं आपको इसको कंपाइल रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, यू आर फेल। यहाँ क्लियर हो गया आपको। क्यों, क्योंकि इफ़ ने काम नहीं किया, इफ़ रॉन्ग होगी, तो जैसे इफ़ रॉन्ग हुई तो साथ ही एल्स ने अपना काम स्टार्ट कर दिया और एल्स के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ था वो रन हो गया। ठीक है, तो ये दोस्तों इफ़ एल्स कंडीशन। अब नेक्स्ट चलते हैं
और ये देखते हैं। तो मेरे ख्याल से आज हम सिर्फ ये 7 टॉपिक देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मेरे ख्याल से वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है और आप जो है इतनी लेंथी वीडियो भी देख के वॉच शायद ना कर सकें। तो जो बाकी टॉपिक रह गए मीन 8 से 14 तक, वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट 1 या 2 वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है इंशाल्लाह। तो मैं आज की जो वीडियो के अंदर ना 7 टॉपिक्स तक मेरे ख्याल से काफ़ी हैं, ठीक है। तो अब हमारा ये 5 टॉपिक हो गए हैं। अब हम 6 नंबर वाला जो टॉपिक है मल्टीपल इफ एल्स, मल्टीपल इफ एल्स सीखते हैं। ओके, अब मल्टीपल इफ एल्स क्या होता है दोस्तों? मल्टीपल इफ एल्स दोस्तों तब लगता है जब आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशंस हों। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप ये चाहते हो कि आपके स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो 80 से ज़्यादा हों, तो देन उसके क्या मैसेज डिस्प्ले हो। अगर उसके मार्क्स 70 से ज़्यादा हों तो फिर क्या मैसेज डिस्प्ले हो। अगर उसके मार्क्स 60 से ज़्यादा हों फिर क्या मैसेज डिस्प्ले हो। अगर 50 से ज़्यादा हों फिर क्या मैसेज डिस्प्ले हो। मीन मल्टीपल आपके पास कंडीशंस हैं। तो फिर दोस्तों हम मल्टीपल इफ एल्स की स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ मार्क्स के नाम से। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं मार्क्स वेरिएबल के अंदर वैल्यू खुद से नहीं दूंगा बल्कि यूज़र से लूँगा कि उसके मार्क्स कितने हैं। मैं यूज़र से पूछूंगा प्लीज़ एंटर योर मार्क्स। तो उसके लिए पहले मैं मैसेज डिस्प्ले करवाऊँगा सी आउट के साथ, एंटर योर मार्क्स, ठीक है। ये हो गया मेरा मैसेज। अब यूज़र से वैल्यू लेने के लिए सी इन ग्रेटर देन के ऑपरेटर। अब वो जो यूज़र से वैल्यू लेनी है वो किस में सेव करवानी है, मार्क्स वेरिएबल में। तो लिहाजा मार्क्स वेरिएबल का नाम, अपने वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो ये मार्क्स वेरिएबल में मैंने वैल्यू ले ली। अब वैल्यू लेने के बाद मुझे ये चेक करना है कि यूज़र के मार्क्स किस कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले दोस्तों मल्टीपल कंडीशन के अंदर दोस्तों जो आपकी फर्स्ट कंडीशन होती है ना वो आपकी पेरेंट कंडीशन होती है, बाकी आपकी चाइल्ड कंडीशंस होती हैं। बाकी क्या होती हैं, चाइल्ड कंडीशन होती हैं। अब पेरेंट कंडीशन दोस्तों इफ़ से स्टार्ट होती है। इफ़ आगे आप अपनी कंडीशन बताते हो। तो मेरी कंडीशन ये है, अगर जो मेरे मार्क्स वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है यूज़र ने दी है, अगर वो मार्क्स जो हैं अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 80 के, मीन 80 के इक्वल या 80 से ज़्यादा हो, तो फिर क्या हो, फिर ये इफ़ की कंडीशन चले और स्क्रीन पे लिखा हुआ है सी आउट ग्रेड इज ए प्लस, ठीक है, ग्रेड इज ए प्लस, ठीक है। लेकिन अगर मेरे स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 70 से ज़्यादा और उसके इक्वल है, मीन 80 से कम लेकिन 70 के इक्वल या उससे ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, फिर ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसके 80 से ज़्यादा या उसके इक्वल नहीं है बल्कि 80 से कम है, ठीक है। तो फिर ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी। तो इसके नीचे मुझे एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी दोस्तों। जब हमने मल्टीपल कंडीशन लगानी हो तो हम फर्स्ट जो हमारी पेरेंट कंडीशन होती है उसको इफ़ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन बाकी जो हमारी चाइल्ड कंडीशन होती है उनको हम एल्स आपको पता है चाइल्ड होता है, एल्स क्या होता है, चाइल्ड होता है। और ये तब चलता है जब पेरेंट नहीं चलता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक दो कंडीशन नहीं है, मल्टीपल कंडीशन है। जब दोस्तों आपके पास मल्टीपल कंडीशन हो तो हम एल्स के आगे दोबारा से इफ़ लिखते हैं, क्योंकि हमारी अभी कंडीशन ख़त्म नहीं हुई, हमारी आगे और भी कंडीशन है। तो जब हमने और भी कंडीशन लगानी हो तो फिर हम एल्स के आगे इफ़ लगाते हैं। ये एल्स क्या शो कर रहा है, ये एल्स बेसिकली ये शो कर रहा है कि दिस इज़ नॉट अ पेरेंट जस्ट अ चाइल्ड। और ये इफ़ ये शो कर रहा है कि यहाँ पे हमने कोई कंडीशन लगानी है, ठीक है। अब जो भी आपने कंडीशन लगानी है वो आप राउंड कर्ली ब्रेसेस में दोगे। अब आप यहाँ पे ये दोगे कि ये चेक करो कि जो मार्क्स वेरिएबल की वैल्यू है अगर वो 80 से कम है तो फिर ये चेक करो क्या वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 70 से, ठीक है। देखिए अगर मार्क्स की वैल्यू 80 से लेस देन है तो फिर ज़ाहिर बात है वो फिर 70 से बड़ी होगी या 70 के इक्वल होगी, फिर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, योर ग्रेड इज़ ए, देन उसके बाद दोस्तों अब मेरी एक और कंडीशन है, उसको लगाने के लिए फिर दोबारा मैं क्या लिखूँगा, एल्स, जो कि ये शो कर रहा है दिस इज़ अ चाइल्ड। आगे इफ़ क्यों, क्योंकि अभी मेरी कंडीशन ख़त्म नहीं हुई इसलिए। तो इफ़ लगाया, इफ़ के अंदर मैं अपनी कंडीशन लिखूँगा कि ये चेक करो कि क्या जो मार्क्स वेरिएबल की वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 60 से,
अगर तो ऐसी बात है तो फिर इस बॉडी में आ जाओ और स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाओ ग्रेड इज़ B प्लस। ठीक है, ओके। लेकिन अगर मेरे स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 60 के इक्वल या उससे ज़्यादा भी नहीं है तो फिर नेक्स्ट एक और कंडीशन चेक करो। तो उसके लिए दोबारा से एल्स, जो कि ये शो कर रहा है दिस इज़ अ चाइल्ड, और इफ़ ये शो कर रहा है दिस इज़ अ, यहाँ पे कंडीशन लगाने लगा हूँ मैं। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, नेक्स्ट कंडीशन, कि अगर जो मेरे मार्क्स वेरिएबल की वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 55 के, तो फिर स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले हो ग्रेड इज़ B। ठीक है, देन लेकिन अगर 55 के इक्वल या उससे ज़्यादा भी नहीं है फिर नेक्स्ट एक और कंडीशन चेक को, तो एल्स दिस इज़ द चाइल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इफ़ जो कि मेरी कंडीशन को शो करेगा। और इसमें मैं क्या कंडीशन दूंगा कि जो मेरा मार्क्स वाला वेरिएबल है अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 50 के, तो देन ये वाली कंडीशन चलेगी। ओके, मीन जो वाली कंडीशन, जो दोस्तों कंडीशन ट्रू होती है सिर्फ वही चलती है, बाकी नहीं चलती है। ओके, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, C ग्रेड, C ग्रेड की ग्रेड इज C। ओके, अगर दोस्तों अब एक और मेरी कंडीशन है नेक्स्ट लगाने के लिए, एल्स जो कि चाइल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इफ़ जो कि कंडीशन को शो करेगा, और यहाँ मैं लिखूँगा इफ़ चेक करो क्या जो मेरा मार्क्स वेरिएबल है क्या उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू है 40 के, मीन 40 के। अगर तो ऐसी बात है तो फिर स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, ग्रेड इज़ D। कि तुम्हारा कौन सा ग्रेड है, D ग्रेड है। लेकिन दोस्तों अगर मेरे स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 40 से भी कम हैं तो फिर दोस्तों हमें नेक्स्ट कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम एल्स लगा देंगे, एल्स, क्योंकि अब मुझे नेक्स्ट कंडीशन लगानी ही नहीं है, क्योंकि अब अगर उसके 40 से कम मार्क्स हैं तो ऑटोमेटिक मैं लिखूँगा ग्रेड इज़ फॉल्स, ग्रेड इज़ F। ठीक है, तो वो लिखने के लिए सिंपल आप एल्स लिखते हैं। क्यों, क्योंकि दोस्तों जब आपकी लास्ट चीज़ होती है ना, लास्ट कंडीशन होती है, तब आपको इफ़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों, क्योंकि अगर ऊपर वाली जितनी भी कंडीशन आपने लगाई हैं अगर वो नहीं चलेंगी तो ऑटोमेटिक लास्ट पे क्या चलेगा, एल्स चलेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एल्स तब चलता है जब ऊपर वाली कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो। ठीक है, तो जब ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं चलेगी तो ऑटोमेटिक एल्स चल जाएगा, और एल्स कब चलेगा, जब स्टूडेंट के मार्क्स 40 से लेस देन होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डिस्प्ले होगा ग्रेड इज़ F। ठीक है, अब मैं आपको इसको कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ। तो देखें दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एंटर योर मार्क्स, कि अपने मार्क्स एंटर करो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मार्क्स देता हूँ 85। अब 85 मार्क्स क्या हैं, A प्लस ग्रेड में आ रहे हैं। तो देखें जैसे मैं एंटर हिट करता हूँ यहाँ पे क्या आ रहा है जी, ग्रेड इज़ A प्लस। तो ये देखें इससे क्या हुआ, इससे जो मेरी फर्स्ट कंडीशन है इफ़ वाली ये ट्रू हो गई। ठीक है, इसने चेक किया क्या जो मेरे मार्क्स वेरिएबल में वैल्यू है क्या वो 80 से ज़्यादा, येस। जैसे ही 80 से ज़्यादा तो उसने सिर्फ ये वाला मैसेज डिस्प्ले करवाया, बाकी कोई भी कंडीशन नहीं चली। क्यों, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया था कि अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाए, एक कंडीशन चल जाए, तो बाकी जितनी भी कंडीशन होती हैं वो नहीं चलती, वो स्किप हो जाती हैं। ठीक है, तो यही वजह, ये देखें मैंने यहाँ पे वैल्यू दी 85, तो मार्क्स जवाब आया ग्रेड इज़ A प्लस। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे दोबारा से फिर आपको एक दफ़ा दोबारा ट्राई अगेन करवाता हूँ, एक दफ़ा दोबारा चेक करवा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ जी एंटर योर मार्क्स, मैं कहता हूँ जी 50, तो अब आंसर क्या आना चाहिए, ये देखें ग्रेड इज़ C। कि अगर उसके मार्क्स 50 या 50 से ज़्यादा हैं तो ग्रेड इज़ C। ओके, लेकिन 50 से ज़्यादा तो है लेकिन 55 से कम है, क्योंकि अगर 55 से ज़्यादा होते तो फिर कौन सा फंक्शन चलना था, ये वाला, ये देखें ये वाला एल्स इफ़, कि अगर मार्क्स की वैल्यू 55 के इक्वल या उससे ज़्यादा हो तो फिर B ग्रेड आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये भी ट्रू नहीं हुई तो फिर देन उसने ये चेक किया क्या मार्क्स जो है 50 के इक्वल या उससे ज़्यादा है लेकिन 55 से लेस देन है, तो फिर ऑटोमेटिक ये चलेगा। तो वाकई ये चला, तो उसने कहा ग्रेड इज़ C, क्योंकि मेरे मार्क्स 50 के इक्वल थे, तो ये वाली कंडीशन चल गई। ठीक है, तो ये दोस्तों मल्टीपल कंडीशन, ठीक हो गया। ओके, अब एक ये थी दोस्तों मल्टीपल कंडीशन। अब मल्टीपल कंडीशन की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है पेरेंट एंड चाइल्ड, एक होती है सिंगल पेरेंट मीन जस्ट पेरेंट। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको सिखाई है ना ये है पेरेंट एंड चाइल्ड।
और पेरेंट एंड चाइल्ड में ये होता है कि अगर एक कंडीशन चल गई है तो बाकी कंडीशन चेक नहीं होती, वो सारी की सारी स्किप हो जाती हैं। अब दोस्तों पेरेंट दूसरी जो होती है वो जस्ट पेरेंट होती है, उसमें जितनी भी कंडीशन लगती हैं सारी की सारी पेरेंट होती हैं। पेरेंट मीन सारी की सारी इफ़ कंडीशन होती हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो है कहाँ पे पेरेंट एंड चाइल्ड लगाएंगे। ये वाली कंडीशन जो अभी अभी मैंने सॉल्व करवाई है, इफ़ पहली जस्ट इफ़ पहली जस्ट पेरेंट बाकी सारी चाइल्ड, ठीक है। और जो दूसरी हमारे पास मल्टीपल इफ़ एल्स कंडीशन होती है जिसमें सारी की सारी इफ़ कंडीशन होती हैं, किसी में भी एल्स इफ़ नहीं आता है, ठीक है, वो होती है मल्टीपल पेरेंट कंडीशन, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि हमने कब कौन सी यूज़ करनी है। इसका सिंपल दोस्तों ट्रिक ये है कि जब दोस्तों आप ये चाहते हो कि अगर आपकी कोई एक चीज़ भी ट्रू हो जाए, एक स्टेटमेंट एग्री कर जाए, तो देन बाकी स्टेटमेंट स्किप हो जाए, देन दोस्तों आप ये वाली चीज़ रन करते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स ये हैं तो फिर जारी बात है एक ग्रेड चलेगा ना, जारी बात है। ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो है 85 से ज़्यादा, 80 या 80 से ज़्यादा है, तो फिर उसका ग्रेड A+ भी है और A भी है और B भी है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सिंपली अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपने किसी एक काम पे वर्किंग करनी हो, किसी एक स्टेटमेंट में वर्किंग करनी हो, तब हम पेरेंट और चाइल्ड वाली मल्टीपल कंडीशंस लगाते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हो रहा है कि हमने सिर्फ मार्क्स एक ही कंडीशन चेक करनी है, मार्क्स वाली। लेकिन दोस्तों जब आपकी सिचुएशन कुछ इस तरह की हो कि फॉर एग्जांपल आपको ये कहा जाए कि ये चेक करो कि क्या जो वेरिएबल ए है आपके पास, फॉर एग्जांपल चलो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, ये मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, आपको इजीली समझ लग जाएगी, आपको समझ लग जाएगी कि हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पे हमने पेरेंट चाइल्ड वाली मल्टीपल कंडीशन लगानी है कि जस्ट पेरेंट वाली मल्टीपल कंडीशन लगानी है। एग्जाम्पल वेरिएबल है ए। अब ए की डाटा, अगर दोस्तों हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल की डाटा टाइप जो है वो सेम हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल वेरिएबल से डिक्लेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉमा। पहला वेरिएबल देन कॉमा, देन दूसरा वेरिएबल देन कॉमा, देन तीसरा वेरिएबल देन कॉमा, देन चौथा वेरिएबल, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर आपने इनको वैल्यू भी देनी है तो आप वैल्यू भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू इक्वल टू 10, देन कॉमा, देन बी की वैल्यू इक्वल टू 20, देन कॉमा। जैसे एक वेरिएबल कंप्लीट हो उसकी इन्फॉर्मेशन, देन आ गई आपने कॉमा और देन आगे सी इक्वल टू 25, ठीक है। अब मुझे मैक्सिमम वैल्यू इनमें से फाइंड करनी है कि इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो अब देखें मैंने फॉर एग्जांपल ये इमेजिन कर लिया कि जो ए वेरिएबल की वैल्यू है वो सबसे बड़ी है। मैंने फ़र्ज़ कर लिया, लेट्स सपोज फ़र्ज़ कर लिया कि जो ए वेरिएबल है वो उसकी वैल्यू सबसे बड़ी है। ये इमेजिन कर लिया। ये इमेजिन करने के बाद अब क्या वाकई ये मेरी बात ट्रू है कि ए की वैल्यू सबसे बड़ी है? नो, ये तो मैंने जस्ट इमेजिन किया। अब ये कौन चेक करेगा? ये इफ़ की कंडीशन चेक करेगी। तो मैंने कहा इफ़ अगर जो मैक्स वेरिएबल के अंदर वैल्यू आई है, क्या वो ये चेक करो क्या वो वाकई दूसरे वेरिएबल जो बाकी दो वेरिएबल हैं उनसे वाकई बड़ी है। तो दूसरे दो वेरिएबल कौन से हैं? एक बी और एक सी। तो यहाँ मैं क्या चेक करूँगा? मैंने कहा इफ़ चेक करो क्या वाकई जो मैक्स वेरिएबल की वैल्यू है क्या वो वाकई बी से भी बड़ी है। सॉरी, यस, अगर बी से बड़ी है। यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्या जो मैक्स वेरिएबल की वैल्यू है क्या वो लेस देन है बी से? अगर तो लेस देन है तो इसका मतलब है किसकी वैल्यू फिर बड़ी है? फिर बी वेरिएबल की वैल्यू बड़ी है, क्योंकि अगर मैक्स वेरिएबल के अंदर जो ए की वैल्यू आई है अगर वो बी से छोटी है तो इसका मतलब फिर बी की वैल्यू ए से बड़ी है। तो अगर वो बड़ी है तो फिर मैक्स वेरिएबल को मैं बी की वैल्यू असाइन कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह अब देखें मैक्स वेरिएबल के पास कौन सी नई वैल्यू आई है? बी की। अब क्या मैक्स वेरिएबल के पास जो वैल्यू है क्या वो सबसे बड़ी है? नो, अभी भी ये श्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी एक और वेरिएबल है सी का, ठीक है। तो लिहाजा देखें एक कंडीशन चल भी गई है, एक कंडीशन चल भी गई है, फिर भी अभी ये श्योरिटी नहीं है कि जो वैल्यू मेरे पास आई है वो सबसे बड़ी है। तो इसके लिए मुझे दोबारा से फिर इफ़ की कंडीशन लगानी पड़ेगी, पेरेंट, ठीक है। तो अब आपको आई होपफुली समझ आई होगी कि हम मल्टीपल पेरेंट की कंडीशन कब लगाते हैं। जब दोस्तों हमारी एक कंडीशन चल जाए और चलने के बाद हमारी सेटिस्फेक्शन अभी भी 100% कंप्लीट ना हुई हो, देन दोस्तों हम पेरेंट चाइल्ड बनाने की मल्टीपल कंडीशन बनाने की बजाय सारी की सारी कंडीशन पेरेंट बना देते हैं। अब देखें ये भी पेरेंट है, ये भी पेरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा, क्या ये चेक करो क्या जो मैक्स वेरिएबल के बाद जो नई वैल्यू आई है जो बी ने दी है, क्या चेक करो क्या वो छोटी है, लेस देन है सी से। अगर तो वो सी से छोटी है
तो फिर मैक्स वेरिएबल को नई वैल्यू असाइन कर दो सी की। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है अगर मैक्स वेरिएबल के बाद जो बी की वैल्यू है अगर वो सी से छोटी है, इसका मतलब है फिर सी की वैल्यू सबसे बड़ी है, तो फिर सी की वैल्यू मैक्स वेरिएबल को दे दो। ठीक है, तो यही मतलब होता है दोस्तों। अब ये देखें यहाँ पे मैंने कितनी कंडीशन लगाई है, मल्टीपल कंडीशन लगा रहा हूँ, लेकिन वो कौन सी हैं? सारी की सारी पेरेंट है। दोस्तों जब आप सिंपल इफ़ लगाते हो ना तो वो पेरेंट बन जाती है। तो देखें ये भी पेरेंट और ये भी पेरेंट, और पेरेंट मल्टीपल कंडीशन लगाने का मतलब ये होता है कि अगर एक कंडीशन चल भी जाएगी फिर भी तुमने नेक्स्ट कंडीशन को लाजमी चेक करना है। ठीक है, तो ये हम तब लगाते हैं जब हमारी एक कंडीशन या 2 या 3 कंडीशन चलने के बाद भी हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो 100% कंप्लीट ना हो रही हो। फिर हम जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, देखें ए की वैल्यू मैंने इमेजिन की थी लेकिन मुझे श्योरिटी नहीं थी कि ए की वैल्यू वाकई बी और सी से बड़ी है। लेकिन बाद में मैंने क्या किया, मैंने पहले कंडीशन लगाई क्या जो ए की वैल्यू मैक्स के अंदर जो ए की वैल्यू आई है क्या वो बी से छोटी है? अगर तो छोटी है इसका मतलब है फिर बी की वैल्यू बड़ी है, तो फिर मैंने बी की वैल्यू मैक्स को दे दी। लेकिन जैसे मैंने बी की वैल्यू दी फिर अभी भी मुझे श्योरिटी नहीं थी कि क्या वाकई मैक्स की वैल्यू सबसे बड़ी है। नहीं, क्योंकि अभी एक और वेरिएबल था, तो लिहाजा फिर मैंने एक और कंडीशन लगाई। तो यही चीज़ होती है। अब देन दोस्तों मैक्स के बाद जो भी वैल्यू है वो सबसे बड़ी है, तो सिंपली मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा सी आउट मैक्स वैल्यू वैल्यू इज मैक्स, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू अब किसके पास सेव है? मैक्स वेरिएबल के पास। तो लिहाजा मैंने यहाँ पे सी आउट करवाया मैक्स वैल्यू इज मैक्सिमम वेरिएबल की वैल्यू जो भी है वो सेव करवा दो, प्रिंट करवा दो। तो अब देखो यहाँ पे मैं इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ। ओके, और ये देखें, ये दोस्तों ये देखें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी थी? 25। तो देखिए स्क्रीन पे 25 डिस्प्ले हो गया। तो आपको समझ आई होगी कि मल्टीपल कंडीशन में 2 तरह की कंडीशन होती हैं, एक पेरेंट चाइल्ड और एक सिंपल पेरेंट जस्ट पेरेंट। तो देखिए मैंने आपको दोनों का फ़र्क बता दिया कि पेरेंट चाइल्ड तब लगाते हैं जब हमने सिर्फ एक ही कंडीशन एट अ टाइम चेक करवानी हो, मीन एट अ टाइम एक ही आंसर प्रिंट करवाना हो। लेकिन जब हमारे पास दोस्तों मल्टीपल चांसेस हों, आंसर पॉसिबल सिचुएशन बन रही हों, देन दोस्तों हम फिर तमाम की तमाम कंडीशन को पेरेंट बना देते हैं। ये थी मल्टीपल कंडीशन। अब दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे पास कंडीशन आती है वो है नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन। अब नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन ये होती है नेस्टेड, जैसा कि नाम से जाहिर है, एक कंडीशन के अंदर कंडीशन। मीन ये जैसा कि ये देखें एक कंडीशन है और इस कंडीशन के अंदर मीन इसकी बॉडी के अंदर एक और कंडीशन, इसको हम कहते हैं नेस्टेड। तो नेस्टेड कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं नेस्टेड की आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, फिर हम आज की वीडियो को क्लोज करते हैं और बाकी जो टॉपिक हमारे रह गए वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हम अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वैल्यू है इंट, सॉरी एक वेरिएबल है इंट एज कॉमा और अमाउंट AMOUNT अमाउंट। ठीक है, ओके ये हो गई। ओके अब देखें ज़रा, यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल बना लिए एज और अमाउंट के। अब मुझे 2 वैल्यूज़ लेनी है, जैसे एक उसकी एज और एक उसकी अमाउंट। तो उसके लिए मैं सी आउट किया // एंटर योर एज, एंटर योर एज सी इन किसमें ले, अब वैल्यू मुझे एज किसमें सेव करवानी है? एज वाले वेरिएबल में। सी आउट एंटर योर अमाउंट सी इन AMOUNT अमाउंट। ठीक है, अमाउंट वाले वेरिएबल में मैंने उसकी अमाउंट सेव करवा ली। ये हो गया। अब दोस्तों ज़रा कंडीशन सुन लें मेरी। कंडीशन मेरी ये है कि अगर यूज़र की जो एज है वो 20 से ज़्यादा है और उसकी अमाउंट जो है वो 100 से ज़्यादा है, मीन एज भी 20 से ज़्यादा और अमाउंट भी 100 से ज़्यादा है, देन स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले हो यू आर सक्सेसफुली लॉग इन। ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों उसकी जो एज है वो तो 20 से ज़्यादा है लेकिन अमाउंट 100 से ज़्यादा नहीं है, तो फिर मैसेज डिस्प्ले हो योर अमाउंट इज़ कैन नॉट ग्रेटर देन 100। ठीक है, फिर कुछ इस तरह से मैसेज डिस्प्ले हो। अब देखें ज़रा, यहाँ भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। इफ़ देखें सबसे पहले मैंने क्या किया, पहली मेन कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों चीज़ें सेटिस्फाई कर रही हैं। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, चेक करो क्या जो एज की वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन है 20 से। अगर तो ग्रेटर देन है ठीक है, लेकिन इसके साथ एक और भी चीज़ है, वो ये कि
अमाउंट भी चेक करो। तो जब दोस्तों हमारे पास एक कंडीशन के अंदर मल्टीपल मीन एक ही इफ़ के साथ मल्टीपल कंडीशन हमने चेक करवानी होती है, तब हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास हो सकते हैं एंड और आर। एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए दोस्तों हम ये एंड के दो ऑपरेटर लगाते हैं, और अगर हमने आर रिप्रेजेंट करना हो तो हम इस तरह दो स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, ये जिसको हम पाइप कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपके आर लॉजिकल ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपके एंड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एंड ऑपरेटर क्या होता है? एंड ऑपरेटर का दोस्तों मतलब ये होता है कि जब तक तमाम के तमाम इनपुट की जो रिज़ल्ट है वो जब तक ट्रू नहीं होगा तब तक आउटपुट ट्रू नहीं आती है। मीन ऑल द इनपुट आंसर इज़ ट्रू देन आउटपुट इज़ ट्रू। ठीक है, अदरवाइज आर के अंदर क्या होता है? आर ये कहता है कि अगर एक भी इनपुट अगर ट्रू आ जाती है, मीन उसका रिजल्ट अगर ट्रू आ जाता है, तो मैं वैल्यू ट्रू दे दूंगा। अब देखिए, मैंने कहा मैं आगे चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एज भी सेटिस्फाई करे और अमाउंट भी सेटिस्फाई करे, देन ही तुमने अंदर जाना है। तो लिहाजा फर्स्ट इनपुट भी ट्रू हो, सेकंड भी ट्रू हो, देन ही अंदर जाए। तो उसके लिए मैंने एंड का ऑपरेटर लगाया, और एंड क्या करता है आपको पता है, दोनों जब ट्रू होंगी देन ये इफ़ के अंदर जाएगा। तो मैंने कहा अगर जो उसकी अमाउंट है अगर वो ग्रेटर देन है 100 के, देन ही तुमने इफ़ के अंदर जाना है। और इफ़ के अंदर जाके क्या करना है? सी आउट यू आर सक्सेसफुली लॉग इन। ठीक है, लेकिन दोस्तों नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ ये है कि देखें, अगर उसकी दोनों चीज़ें फॉल्स हैं तो फिर क्या होगा? फिर ये इफ़ कंडीशन नहीं चलेगी, तो फिर क्या होगा? फिर एल्स में जाएगा। मीन फिर आपको पता है जब हमारे पास एक जो मेन कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है, फिर हम उसके अगेंस्ट क्या लगाते हैं? एल्स लगाते हैं। तो अब हम एल्स में आ जाएंगे। ठीक है, कि अगर उसकी दोनों चीज़ें रॉन्ग है, मीन ना तो एज 20 से ज़्यादा और ना ही अमाउंट 100 से ज़्यादा, फिर वहाँ हम कहाँ आ जाएंगे? एल्स में। और एल्स में आके क्या कहेंगे? यू आर नॉट लॉग इन। ठीक है, ये कह दिया। लेकिन नेक्स्ट सिचुएशन क्या है? नेक्स्ट सिचुएशन ये हो सकती है कि एज तो उसकी 20 से ज़्यादा है लेकिन अमाउंट 100 से ज़्यादा नहीं है। मीन एक कंडीशन तो ट्रू कर दी गई है लेकिन दूसरी कंडीशन ट्रू नहीं कर रही, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर उसका तरीका ये है कि आप यहाँ पे लिखोगे एल्स इफ़, ऐसे लिखोगे ना। लेकिन ये हम ऐसे नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो फिर भी ये इफ़ के अंदर आए और आके एक नेक्स्ट कंडीशन चेक करे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको पता है यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगाना पड़ेगा? आर का। आर ऑपरेटर क्या करता है कि अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी तो ये अंदर आ जाएगा। अंदर आने के बाद दोस्तों ये क्या करेगा? मैं चाहता हूँ जैसे ये अंदर आए, अंदर आगे देन नेक्स्ट ये चेक करे, इफ़ चेक करे क्या जो एज है वो ग्रेटर देन है 20 से। ठीक है, वो ग्रेटर देन है 20 से। ठीक है, एंड जो मेरी दूसरी क्या जी? दूसरी मेरी अमाउंट, जो अमाउंट है वो लेस देन है 100 से। मीन यही हो सकता है ना। एक सिचुएशन क्या हो सकती है कि अगर दोनों में से कोई एक चीज़ ट्रू है तो फिर सिचुएशन ये हो सकती है कि एज ज़्यादा हो, एज तो ठीक है सेटिस्फाई कर रही है लेकिन अमाउंट सेटिस्फाई नहीं कर रही, मीन अमाउंट लेस देन 100 से। तो फिर हम इस कंडीशन में आ जाएंगे इफ़ वाली में। तो ये देखें, एक हमारी मेन कंडीशन, उसके अंदर ये सब कंडीशन, तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड कंडीशन। ठीक है, अब इसमें आगे मैं क्या कहूँगा? योर एज इज ट्रू बट अमाउंट इज या कैन नॉट ट्रू, कैन नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये देखें मैंने सिंपल क्या क्या दिया?
मैंने कहा कि तुम्हारी, अगर ये वो इस इफ़ के अंदर आ जाता, मीन इसके अंदर आते सार वो इस इफ़ को चेक करेगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब है उसकी एज तो ट्रू है, लेकिन मेरी कंडीशन के, हमारी कंडीशन के मुताबिक, लेकिन अमाउंट ट्रू नहीं है। तो फिर मैसेज आएगा योर एज इज़ ट्रू बट योर अमाउंट कैन नॉट ट्रू। ठीक है। और अगर दोस्तों वो इस कंडीशन को चेक करता है लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, फिर इसका मतलब ये होगा कि उसकी जो एज है वो ट्रू नहीं है लेकिन अमाउंट बिल्कुल ठीक है। ओके, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं जी, एल्स। और एल्स में क्या होगा, एल्स में ये होगा कि यहाँ पे मैसेज आएगा डिस्प्ले होके। एल्स क्या है, एल्स का मतलब ये है कि अगर ये इफ़ चलती है, ठीक है, तो इसका मतलब है फिर उसकी दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़, मीन एज ठीक है अमाउंट ठीक नहीं है। लेकिन अगर एल्स में वो आता है, इसका मतलब है फिर उसकी क्या ठीक है, अमाउंट ठीक है लेकिन एज ठीक नहीं है। तो उसके लिए सिंपल हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये इसी मैसेज को डिस्प्ले करवा देते हैं। ठीक है, इसी मैसेज को मैंने डिस्प्ले करवाया और यहाँ पे मुझे क्या मैसेज डिस्प्ले करवाना है कि योर अमाउंट इज़ ट्रू, AMOUNT, अमाउंट इज़ ट्रू बट एज कैन नॉट ट्रू, एज कैन नॉट ट्रू। क्योंकि इस एल्स में कब वो आएगा, जब उसकी एज ठीक है, अमाउंट, मीन इन दोनों में से कोई एक चीज़ ट्रू है, तब वो इसके अंदर आ जाएगा। या अगर दोनों भी चीज़ें ट्रू हैं फिर भी वो इसके अंदर आ जाएगा। अंदर आने के बाद ये चेक करेगा कि क्या एल्स, कि क्या चेक करो, क्या जो उसकी एज है वो तो ठीक है लेकिन अमाउंट ठीक नहीं है, तो फिर ये मैसेज आएगा। लेकिन अगर वो एल्स में आता है तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि वो कहेगा योर अमाउंट इज़ ट्रू बट एज कैन नॉट ट्रू। लेकिन ये भी अच्छा तरीका नहीं है, वो इसलिए क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि वो इस कंडीशन में तब आए जब उसकी दोनों कंडीशन ट्रू हो। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें ये करना पड़ेगा कि इफ़ के साथ दोबारा चेक करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हम क्या लगाएंगे, एल्स इफ़, एल्स इफ़। और एल्स इफ़ में हम क्या लिखेंगे, कुछ इस तरह से कि एज भी ग्रेटर देन है और अमाउंट भी ग्रेटर देन है। तो फिर क्या आएगा, फिर मैसेज आएगा योर आर, यू आर लॉग इन सक्सेसफुली। यू आर लॉग इन सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है। तो ये देखें, ये मैंने जस्ट आपको नेस्टेड की एग्जांपल दिया, आप किसी भी तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे इसको पहले ले जाएं, इसको बाद में ले जाएं, जैसे मर्जी। ये तो आप, क्योंकि मेथड अपना अपना हो सकता है, लेकिन नेस्टेड कंडीशन यही होती है कि एक कंडीशन के अंदर जब हम फर्दर कंडीशंस बनाते हैं तो उन्हें हम नेस्टेड कंडीशन कहते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ मैं आपको इसका टेस्ट भी करवा देता हूँ। ये देखिए, मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको देता हूँ जी दोनों वैल्यू ट्रू। तो देखें, एज 21, एक चीज़ ट्रू हो गई। देन दूसरी चीज़ क्या जी, 101। देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, यू आर लॉग इन सक्सेसफुली। ठीक है, तो देखें हमारा मैसेज बिल्कुल ठीक है कि हमारी दोनों चीज़ें ट्रू थी। तो उसने ये वाला जो चीज़ है, पहले उसने यहाँ पे आया, उसने इस इफ़ को चेक किया तो वाकई ये दोनों ट्रू कर गई। तो जब दोनों ट्रू कर गई, वो ऑटोमेटिक चाहे एक ट्रू करें या मल्टीपल ट्रू करें या सारी की सारी ट्रू कर जाए, आपको पता है आर ऑपरेटर ट्रू कर देता है। तो ये इसके अंदर आ गया। अंदर आने के बाद इसने ये वाली कंडीशन चेक की, ये रॉन्ग हो गई। लेकिन जैसे ही उसने ये वाली कंडीशन चेक की, ये ट्रू हो गई, क्योंकि दोनों चीज़ें मेरी ट्रू थी कि एज भी 20 से ज़्यादा थी और अमाउंट भी 100 से ज़्यादा थी। तो स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ यू आर लॉग इन सक्सेसफुली। तो ये दोस्तों नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन। तो ये होपफुली आज का आपको ये जो 7 मेरे टॉपिक्स थे ये अच्छे से समझ आए होंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर 1 या 2 वीडियो के अंदर इंशाल्लाह बाकी जो टॉपिक रह गए इंशाल्लाह 1-2 वीडियो के अंदर मैं कवर कर दूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।